महीने पहले उस वक्त मोदी जी इलेक्शन रिजल्ट्स आया था जून 4 2024 को। तब मैंने उस दिन देखा था कि एक दिन सिंगल डे फॉल पोर्टफोलियो में 2 करोड़ का था। दर्द होता है सुन के थोड़ा। फास्ट फॉरवर्ड 6 मंथ्स बाद आज 54 है। तो सर जब आप अपने फंड्स चूज करते हैं वेयर यू गोइंग टू इन्वेस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं, तो व्हाट वुड दोस बी? सपोज 1 साल बाद शादी है आपके घर में और उसके लिए आपको 15 लाख रुपए चाहिए। आप उसको इक्विटी मार्केट में डाल ही नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा रिस्क है। तो अगर आपको एसआईपी में बहुत सारे पैसे बनाने हैं समृद्धि जी, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो एग्रेसिव फंड में जाओ। जिस फंड में जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी और अगर आप एसआईपी कर रहे हो उस फंड में सबसे ज़्यादा पैसा बनाओगे। लोग जो एसआईपी कर रहे हैं ये पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, पर पिछले 5 साल में ही लोगों ने मार्केट्स की फॉल नहीं देखी है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोगों को नहीं समझ आएगा क्या करना है, ये बबल फिर वापस थोड़ा बर्स्ट ना हो जाए। अगर आप अच्छे इन्वेस्टर आपको बनना है तो आपको इसके विपरीत चलना पड़ेगा। अगर मार्केट्स बहुत तेज है तो आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, मार्केट स्लो है तो आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो सर अब हम आपके पोर्टफोलियो पे चलते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर। तो मैंने जो 10,000 की एसआईपी चालू की थी तो अब तक एक एसआईपी में 8.5 लाख रुपए डाल दिए। आज उसकी वैल्यू 35 लाख है। जो दूसरी वाली एसआईपी 5,000 की है उसमें भी 8,65,000 डाले हैं और आज उसकी वैल्यू 50 लाख। ओह वाओ। कहना चाहते हो 2025 में थोड़ा स्मॉल मिड कैप से वेरी रहे। हाँ, वेरी रहे, कम करें। एसआईपी जो जा रही है उसको जाने दें। तो अभी 3-4 साल में मैंने इमर्जिंग मार्केट्स फंड है उसमें मैंने अब तक कुछ 15 लाख डाल दिए हैं एसआईपी करते करते। 2.5 साल हो गए हैं। 15.5 लाख डाले हैं, उसकी वैल्यू लगभग 20 लाख है। 20% का कंपाउंडेड रिटर्न दिखा रहा है। अच्छा, आजकल सर ये बहुत चर्चा में है और वो है मोमेंटम फंड्स। इसकी बहुत बात होती है, आपने अपने पोर्टफोलियो में करा है? आजकल अक्सर जब हम फाइनेंस पॉडकास्ट देखते हैं कंपाउंडिंग की बात ही होती है और कैसे आपका पैसा ग्रो हो सकता है अगर आप उसको काम करने दें और उसको उसकी जो भी आप एसआईपी या जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप टिके रहें, उसको निकालें नहीं। यही कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आई थिंक इनके जितने भी पॉडकास्ट हमने देखे हैं, इनके पोर्टफोलियो का नंबर देखकर सब हमेशा आश्चर्यचकित रहते हैं और कितनी ये मंथली एसआईपी करते हैं उसमें बहुत चर्चा में रहते हैं। पर पॉइंट मेरा ये आज का पॉडकास्ट करने का ये नहीं है कि हम वही चीज़ें बार बार दोहराएं। पॉइंट ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 65 लाख करोड़ की मार्केट है म्यूचुअल फंड्स की, और वो खुद भी उनका पोर्टफोलियो आई थिंक अराउंड 54 करोड़ ऑलमोस्ट टच कर गया है। 2600 करोड़ वो अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियोज फंड्स मैनेज करते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि सबको पता है एसआईपी इम्पॉर्टेंट है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपने पैसे को ग्रो करना है। पर अक्सर जहाँ हम चूक जाते हैं वो है कि हमें कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए और कब हमें चेंज को एक्सेप्ट करके कुछ और करना है। तो आज का पॉडकास्ट इसी के बारे में है कि हम वाई हाउ व्हेन ये जानेंगे इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के पीछे। तो आइए वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट गजेंद्र कोठारी जी। थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन समझे क्या। पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरे व्यूअर्स को ये समझा दें कि आई थिंक ये उनको समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, पर कैसे करना है वो आपकी शायद जर्नी से वो सीख सकेंगे। बिल्कुल। तो मैंने आपके ऑब्वियसली काफ़ी पॉडकास्ट देखे हैं। कुछ 7 महीने पहले आपने पॉडकास्ट जो दिए थे तब आपका पोर्टफोलियो करीबन 40-41 आई थिंक करोड़ था। तो अब वो कितना हुआ है? वैसे मैंने शायद बोल ही दिया अपनी ओपनिंग में, बट हाउ मच कंपाउंडिंग हैव यू सीन ओनली इन 7 मंथ्स, अगर मैं ऐसे बताना चाहूँ तो? सो कल तक जैसे कि आप बता रहे हैं 54 था, एक दिन में आज वो 53 आ गया है। हाँ, कल काफ़ी मार पड़ी है। बिल्कुल। तो यही होता है कि हम बहुत यूनिक। जब आप बात करें 6 महीने पहले उस वक्त मोदी जी इलेक्शन रिजल्ट्स आया था जून 4 2024 को। तब मैंने उस दिन देखा था कि एक दिन सिंगल डे फॉल पोर्टफोलियो में 2 करोड़ का था। दर्द होता है सुन के थोड़ा। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तो मैं कई बार लोगों को इस भाषा में बात करता हूँ कि एक दिन में आपने एक मर्सिडीज मेबैक गाड़ी खो दी थी, राइट? बट और उस वक्त पोर्टफोलियो वैल्यू 41 पे आके रुक गया था। फास्ट फॉरवर्ड 6 मंथ्स बाद आज 54 है। तो मैंने बोला कि 6 महीने में 6 मेबैक गाड़ियाँ नई आ गई है।
सो आप देखिए कितना बड़ा मूवमेंट होता है बिकॉज साइज बड़ा है। और यही चक्रवर्ती ब्याज का गेम है सारा, जो लोग समझ नहीं पाते हैं। आज से 10 साल पहले तक मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू भी 2 CR नहीं था। 10 साल पहले तक 10 साल पहले तक हम्म, इसका आधा था, इट वॉज जस्ट 1 CR पूरा पोर्टफोलियो वैल्यू फैमिली का। और आज एक दिन का फॉल 2 CR का है। तो मैं हमेशा इन्वेस्टर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू है, आप भी वही गेम खेलो कि 10-15 साल बाद आपका सिंगल डे फॉल आपका आज का पोर्टफोलियो के ऊपर का हो। दैट इज़ व्हेन यू हैव अराइव्ड इन लाइफ, दैट इज़ व्हेन यू हैव बिकम सो बिग। एक्चुअली एक एम्फी के नंबर्स भी आए थे कुछ कि अक्सर लोग जो हैं वो 10 साल से पहले ही निकाल लेते हैं पैसे, एंड आई थिंक दैट परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग जो रहते हैं वो सिर्फ 5% रह जाते हैं, बिल्कुल। या 9 कुछ ऐसे हाँ, उन्होंने फिर नंबर्स बस दिए थे। 5% से ऊपर नहीं रहते। हाँ, तो ये पेशेंस कैसे डेवलप करे इंसान, मतलब उसको कैसे समझ आएगा कि ये जो गैप है ये वी वाला बढ़ेगा आगे चल के? 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको एक फंड का नाम बताता हूँ जिसने अभी 30 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड इन द कंट्री। राइट। कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है ये इन्वेस्टर्स के लिए, बट चूंकि 30 साल कंप्लीट किए, 30 साल बहुत लंबी जर्नी होती है। और इस फंड की खास बात क्या है कि ऑलमोस्ट 30 में से 28 ईयर्स एक सिंगल फंड मैनेजर ने इसको रन किया है। ओह अच्छा। प्रशांत जैन जो जो उनके, हाँ, हाँ जो HDFC के थे। और तो उस फंड की खास बात क्या है समृद्धि जी कि 10-10 हज़ार की अगर SIP 95 में आपने चालू की होती तो पहले 15 साल में आपने कुछ लगभग 18 लाख रुपए डाल दिए, उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए हो गई थी फर्स्ट 15 ईयर्स, विच इज़ अमेजिंग। 18 लाख का 3 करोड़ हो गया। मजे की बात देखिए, अगले 15 साल में आपने और 18 लाख डाल दिए, आज आपका टोटल फंड का कॉर्पस 20 करोड़ प्लस हो गया है। वाह। 20 CR। मतलब पहले 15 साल में आपने सिर्फ 3 करोड़ बनाए, अगले 15 साल में आपने टोटल 17 करोड़ और ऐड किए। ये कहानी लोगों को समझ नहीं आ पाती। और उसमें भी मजे की बात है कि पहले 3 साल फंड का रिटर्न नेगेटिव था। 95 में जब ये फंड आया और आपने SIP की, फर्स्ट 3 साल तक आपका जो फंड का रिटर्न था वो डाउन था। तो 90% जो लोग आप कह रहे हैं वो पहले 3 साल में ही SIP बंद कर देते, वो कंटिन्यू ही नहीं करते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब एयरपोर्ट में हम लाइन में खड़े रहते हैं, 3-4 काउंटर बने रहते हैं, तो हम देखते हैं कौन सी लाइन छोटी है, हम इन एंड आउट करते रहते हैं। ट्रू। और आखिर में होता क्या है, आप सबसे लास्ट में ही जाते हो। तो वो हमारे पोर्टफोलियो के साथ भी होता है। इन्वेस्टर्स एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं। ये कहना बहुत इजी कि आपको करना कुछ नहीं है, बट इसको रोज़ देखना और देख कर भी ना कुछ करना एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। तो सर, जब आप अपने फंड्स चूज करते हैं वेयर यू गोइंग टू इन्वेस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हैं, तो व्हाट वुड दोज बी? सो मेरे लिए सबसे पहला बात है, फंड सिलेक्शन बहुत बड़ा मायने रखता भी नहीं है। वो मेरे पूरे गेम प्लान में 5% रोल प्ले करता है कि A फंड वर्सेस B फंड। देखिए, सबसे पहले आपका मायने रखता है लाइफ में किसी भी निवेशक के लिए कि आपकी गोल्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म। अगर आप 1 साल वाला कोई गोल के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आप एग्रेसिव हो ही नहीं सकते हैं। अगर आपको सपोज 1 साल बाद शादी है आपके घर में और उसके लिए आपको 15 लाख रुपए चाहिए, आप उसको इक्विटी मार्केट में डाल ही नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा रिस्क है। तो सबसे पहले गोल्स क्या है। गोल के बाद आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप कौन हो। और बहुत लोग अपने आप को नहीं जानते हैं। मतलब इफ़ यू डोंट नो इन स्टॉक मार्केट हु यू आर, स्टॉक मार्केट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट। मैं नॉर्मली क्या देखते हैं, लोग देखते हैं कि अच्छा आपने क्या रिटर्न्स बनाए, आपने 15% 20% बनाया, तो चलो मुझे भी आपके जैसा बनाना है। बट आप अलग हो, मैं अलग हूँ। तो आपको अपना आप जानना जरूरी कि मेरी क्षमता क्या है। मैंने आज 100 रुपये डाले, 100 का वो 90 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। मेरी क्या कैपेसिटी कि इसके नीचे आने से रात को मेरी नींद नहीं आएगी। राइट। देखिए, सब लोग चाहते हैं कि मेरा 100 का 200 बने, लेकिन 100 का 90 कोई देखना नहीं चाहता है। अपनी कन्विक्शन और जिगरे के हिसाब से खेलना है। बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबको स्वर्ग जाना है, लेकिन मरना किसी को नहीं है। ट्रू। तो पेन जब तक नहीं होगा आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। SIP जो मैंने HDFC फंड की बात बताई, अगर आप 3 साल पहले नहीं रुकते, आज आप 20 करोड़ नहीं बना पाते थे। तो आपका प्लान क्या है, और प्लान के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। जैसे मेरा हमेशा से समृद्धि जी 100% इक्विटीज़ रहा है।
अच्छा, 100% जनरली। ओके। मैं लॉन्ग टर्म में और कोई एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, कुछ भी रियल हो। एस्टेट। बिकॉज मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग टर्म एक एक परसेंट भी बहुत मायने रखता है। सपोज आपका पोर्टफोलियो पे 19% का रिटर्न आया, मेरे पोर्टफोलियो पे 18% का रिटर्न आया, 20 साल बाद वो जो 1% का रिटर्न है वो 15-20% का डिविएशन कर देता है पोर्टफोलियो में। तो आई एम ओके टू लिव विथ वोलेटिलिटी, आई एम ओके टू लिव विथ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। तो पहले मैं कैटेगरी चूज करता हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये कैटेगरी है। नाउ इन इंडिया जनरली इट इज प्रूवन कि 10-15 साल में स्मॉल कैप विल गिव यू 1 or 2% हाई रिटर्न देन लार्ज कैप। मजे की बात क्या है, लार्ज कैप जनरली हम लोग कहते हैं कि 12% रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में, मिड कैप 13-14 देगा, स्मॉल कैप 15-16 दे सकता है। बट वो 3 या 4% का जो डिफरेंस है स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में, वो इतना ऊपर नीचे का है कि 90% लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है जब वो अपने पोर्टफोलियो में देखते हैं। तो मेरा मैक्सिमम पैसा आज की डेट में 60% इज़ इन मिड एंड स्मॉल कैप फंड और 40% लार्ज कैप में है। तो ये कॉम्बिनेशन से 15 सालों में लगभग 18-19% का रिटर्न पोर्टफोलियो पे आया है। बट ये कभी भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं रही है, बहुत लंबे उतार चढ़ाव आए हैं। इनफैक्ट कोविड में 10 साल बाद जीरो रिटर्न थे पूरे पोर्टफोलियो पे, माइनस थे इनफैक्ट। तो अनलेस आप अगर नेगेटिव नहीं दे सकते हैं, आप बहुत पॉजिटिव, जैसे कल का फॉल मैंने आपको बताया 1 CR का था, तो ये आएंगे एक एक दिन बाद, ऐसे आएंगे 10-10 करोड़ का वन डे फॉल होगा। एंड मैं चाहता हूँ ऐसे आए, क्योंकि जब तक ये फॉल नहीं आएंगे तब तक आप ऊपर नहीं बढ़ोगे। अगर मुझे 100 CR की जर्नी कंप्लीट करनी है, मैं अगर भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हर दिन बाजार ऊपर करते रहे, तो मैं आपको बताता हूँ ये बहुत स्लो ग्रोथ होगी। और ऐसे फॉल्स अगर बहुत ज़्यादा आएंगे तो फास्ट ग्रोथ होगी। यू विल बी, आप पैसे उस पे वो पॉइंट पे खरीद सकते आप हो, खरीद सकते हो, लोअर आपकी जो पॉइंट पे। SIP जा रही है वो डाउन जा रही है। तो अगर आपको SIP में बहुत सारे पैसे बनाने हैं समृद्धि जी, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो एग्रेसिव फंड में जाओ। जिस फंड में जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी और अगर आप SIP कर रहे हो, उस फंड में सबसे ज़्यादा पैसा आप बनाओगे। बहुत लॉजिकल है, लेकिन लोग समझते नहीं है। जैसे स्मॉल कैप फंड है, उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। अगर जैसे स्मॉल कैप फंड कई कई बार 2-3 साल तक काम नहीं करते हैं, और अगर डाउन है और आप कंटिन्यूसली डाल रहे हो पैसा, तो आप बहुत पैसे बनाएंगे। बट आप में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त मार्केट देखना नहीं है। तो इस नंबर गेम इम्पोर्टेंट, नंबर ऑफ इयर्स इन्वेस्टेड रहना उतना इम्पोर्टेंट है, उतना इवन इन इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कैप। और एक SIP का मैं एक आपको ना बहुत अच्छा मंत्र बताता हूँ कि जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब आप SIP करते हैं, आप क्या करते हैं, हर महीने यूनिट्स खरीदते हैं। अग्री? राइट। किसी महीने 17 रुपये में यूनिट्स खरीदे, किसी महीने में 18 में खरीदे, किसी महीने में 19 में खरीदे। आप SIP में कभी अपना मार्केट वैल्यू मत देखिए, आप हमेशा देखिए मैं हर महीने कितने यूनिट्स जमा कर रहा हूँ। अच्छा। अगर मैंने 100 रुपये डाले पहले महीने और 10 रुपये का एक यूनिट है, तो मैंने पहले महीने में 10 यूनिट्स जमा किए। फिर अगर वो 12 रुपये अगले महीने आ गए तो मैंने 8 यूनिट जमा किए। आप खाली यूनिट्स काउंट करते जाइए, क्योंकि यूनिट्स कभी नेगेटिव नहीं होंगे, यूनिट्स तो हर बार बढ़ते रहते हैं। मार्केट वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। 10-15 साल तक आप ये यूनिट्स काउंट करते जाइए, फिर जो भी मार्केट वैल्यू हो आप उस पर पैसा बनाओगे। अगर आप मार्केट वैल्यू देखोगे, अरे इस महीने 5 लाख वैल्यू थी, आज 3 तो लाख आ गई लास्ट है, वाला मार्केट वैल्यू फिगर ही बिल्कुल देखते हैं हर वो हर नर्वस, महीने। वो आपको नर्वस करेगा। क्योंकि आप देखोगे 1 साल पहले तक मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू, मतलब SIP की वैल्यू 1 CR थी, अरे 2 महीने में 90 लाख आ गई है। तो आपको बहुत नुकसान, बहुत खराब लगेगा कि 20 लाख का मैंने नुकसान कर दिया। अभी मेरे एक इन्वेस्टर ने मेरे को फ़ोन किया कि अरे गजेंद्र, 4 महीने पहले तक मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 80 लाख रुपए था, 5 महीने हो गए और आज 78 लाख है। तो अगर हमें ऐसा पता तो हमने क्यों SIP बंद नहीं की। सुनिए, मतलब आपने कहा ना समझे क्या शो का नाम है, तो ऐसे अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको चाहिए हर महीने मार्केट ऊपर जाए, तो ऐसा नहीं होता है। उतार चढ़ाव पार्ट होता है मार्केट का। और जब तक देखिए, हर लाइफ में हर चीज़ आपको तब अच्छी लगती है जब आपने खराब देखी है। दिन रात है तो दिन है, दुख है तो सुख है, उतार है तो चढ़ाव है। अगर खाली चढ़ता ही रहेगा तो आपको चढ़ने की वैल्यू कभी समझ में नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि अगले 10-15 साल में हम सब यंग जो पॉपुलेशन है, अगर 10-15 साल में पैसे डालने हैं, मैं चाहता हूँ हम सब यूनिट से इकट्ठा करें। मार्केट वैल्यू अपना आप ध्यान रख लेंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो फर्स्ट SIP चालू की थी, मेरी NAV 17 रुपये थी। कब की थी सर आपने? 2010 रुपये, 2010 2010 में, में। 2010 में ओके। 17 रुपये की मेरी फर्स्ट SIP थी। तो मैंने 5,000
डालना चालू किया तो 5,000 रुपये आपने डाले, 70 रुपये के हिसाब से जो यूनिट्स आया है, आज वही SIP कि मैं 200 रुपीज़ पर यूनिट की प्राइस दे रहा हूँ। तो आज तो 20 यूनिट्स भी नहीं आते होंगे। तो आप सोचिए मैंने 15 साल में जो यूनिट्स इकट्ठा किए, उसकी जो NAV सब यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए 200 रुपये से, क्योंकि आज की वो करंट वैल्यू आज है। की value से। दिस इज़ द पावर ऑफ SIP। सर आपकी थोड़ी इन्वेस्टिंग जर्नी समझते हैं। जब बिल्कुल। आपने 2010 में शुरू किया, आपने भी कुछ गोल्स बनाए होंगे। हाँ। तो आपने अपने गोल्स के हिसाब से कैसे इन्वेस्टिंग की? अब थोड़ा सा आप थोड़ा डीप डाइव करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल। में। सो मेरा सिंपल गोल था उस वक्त, मैं 30 साल का था, तो कोई मेजर गोल्स नहीं है। तो आपने 30 की उम्र में शुरू की। मैंने 30 की आई उम्र में थिंक शुरू पीपल किया। कैन स्टार्ट इन 24 25। दे शुड आइडियली। हाँ। इन हाइंडसाइट टुडे आज मैं देखता हूँ कि मैं बहुत लेट हूँ, क्योंकि देखिए 30 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि मुझे 100 करोड़, वो 1 इडियट मूवी देखी और वो बनना है। तो और मुझे 20 साल में बनना था। हालांकि ये सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है, मैं चाहता तो 60th बर्थडे पे भी बन सकता था, बट मैंने डिसाइड किया कि 50th बर्थडे पे बनना है। बट अगर आपको 20 साल में करना है तो आपके पास अगर 100 करोड़ बनाने हैं तो आपके पास 3 वेरिएबल होते हैं जिससे आप कर सकते हो। ये तो आप बहुत पैसे डालो, ओके। ये आप बहुत रिटर्न्स बढ़ाओ। टाइम तो फिक्स हो गया ना आपका 20 साल, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। ट्रू। तो अब आपके पास 2 ही वेरिएबल है। तो मेरे पास ये ज़रूरी था कि मैं दोनों वेरिएबल एकदम हाईएस्ट लेवल पे खेलूँ, कितना ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ SIP पर मंथ, और क्या हाईएस्ट रिटर्न कर सकता हूँ। क्योंकि आई एम ए वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर, तो मैंने मोस्ट ऑफ माई मनी मैंने मिड कैप, लार्ज स्मॉल कैप, ये प्योर इक्विटी फंड्स में डाले हैं। मैंने काफ़ी सेक्टर थीमेटिक फंड्स में भी किए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। तो मेरा कोई हाइब्रिड फंड्स या डेट फंड्स, Debt। गोल्ड, ये सब कुछ भी नहीं था डे वन से। दूसरा, बट मेरे पास उतनी रकम नहीं थी डालने के लिए। तो मैंने 10,000 रुपये से SIP चालू की थी, पर जैसे जैसे इनकम आती गई मैं बढ़ाते गया, क्योंकि मुझे डे वन से 4 लाख रुपए SIP डालने थे अगर 20 साल में अच्छा। कंप्लीट करना है, और 4 लाख थे ही नहीं। कोर्स। तो इसीलिए जब आज हम बात करें, मैं जो 30 लाख रुपए की SIP, जो हम ये फिगर आप देखते हैं ऑनलाइन में, ये पुराना जो हिसाब है उसको बराबर कर रहे हैं। कि पहले 8-10 साल में जो मैंने इतना नहीं कर पाया था, उसको अब मेकअप करना है ना। तो मैं वेरी क्लियर था कि मुझे 50वें बर्थडे से पहले ही करना है, और अगर 15% का रिटर्न आ जाता मेरे पोर्टफोलियो पे, तो आई कैन हिट 100 करोड़ मार्क। आई गॉड हैज़ बीन काइंड इन लास्ट 15 years, द रिटर्न हैज़ बीन ऑलमोस्ट 19%। मार्केट्स ने बहुत साथ दिया है। मार्केट्स भी अच्छे चले। तो ये चीज़ रही है। बट ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि 15 साल में आप कोई भी फंड लो, आप खराब से खराब फंड लो, अगर आप टिक गए तो आप 12 से तो ऊपर रिटर्न्स बना ही लोगे। तो सर हमारे यहाँ जैसे हम गोल्स बनाते हैं ना, हमारे यहाँ की जैसे शादी करनी है तो इतना चाहिए, Yes. घर लेना है तो इतना चाहिए। तो जब बंदा ऐसे गोल्स बनाता है तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके, अगर मुझे घर लेना है लेट्स से बाय द एज ऑफ 45, और आज मैं 25 साल की हूँ, तो अगेन 20 ईयर होराइजन हो ही Yes. गया ऑलमोस्ट। Correct. तो तब मुझे किस तरीके, शुड आई गो वेरी अग्रेसिव तब भी, Yes. या मुझे अच्छा यू आर सेइंग यस, या द रीजन, सी, अग्रेसिव या मॉडरेट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। अगर आपको my nature। अगर आप पोर्टफोलियो देखते नहीं हो तो फिर एग्रेसिव जाइए, बहुत बढ़िया बात है। बट अगर आप रेगुलर पोर्टफोलियो देखोगे तो आप वो 20 साल टिक नहीं पाओगे। आपको बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जहाँ आपको नर्वसनेस लगेगी, राइट। तो डिपेंड करता है कि आप कितना नीचे तक देख सकते हो, क्योंकि स्मॉल कैप में 100 का 50 भी हो सकता है, और अगले 3-4 साल तक हो सकता है। उस क्रिटिकल टाइम में अगर आप बैठे नहीं रहे, आपने कुछ भी छेड़खानी की उसमें, तो आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, और वो सबसे डिफिकल्ट और क्रिटिकल पीरियड होता है। तो फंड मैनेजर्स गलत भी हो सकते हैं व्हेन दे इन्वेस्ट, मतलब इन टर्म्स ऑफ कोई ऐसा फंड आपके लिए चूज कर लिया जो शायद आपके नेचर से विपरीत है। वो एडवाइज़र का काम होता है। फंड मैनेजर को तो जो मैंडेट मिला वो उसी हिसाब से, वो अपनी बुके के हिसाब से बुके के हिसाब से करेगा। ओके। देखिए क्या होता है, फंड मैनेजर बस का ड्राइवर जैसा है, रूट है उसके पास। रूट है, वो रूट फॉलो करेगा। वो हर स्टॉप पे रोकेगा, जिसको चढ़ना है चढ़िए, जिसको उतरना है उतरिए। बस स्टैंड में 50 बसें खड़ी है, आपको कौन सी बस में बैठना है वो काम एडवाइज़र का होता है, या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम कहते हैं उनका होता है। वो आप गोल्स के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि मैं 25 साल की हूँ, मुझे 45 में शादी के लिए ये करना है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 10% का भी रिटर्न है, 12 का भी है, 15 का भी है। 15 वाले में जाओगे तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा। आपने आज अगर 5 साल बाद 5 लाख रुपए डाले हैं तो उसकी वैल्यू 4 लाख भी दिख सकती है।
बट हाँ 15-20 साल में लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू बहुत अच्छी दिखेगी। तो आप कौन सी बस में बैठना चाहोगे? आप बोलोगे मुझे ये एग्रेसिव वाली में बैठना है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आपकी जर्नी शुरू की, तो अगले 2-3-4 साल में मुझे पता चल जाएगा कि आप वो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे अगर आपका ट्रू नेचर जानना है तो मुझे एक डाउनफॉल देखना ज़रूरी है, तभी मुझे आपका ट्रू नेचर या रिस्क प्रोफाइल क्या है वो पता चलेगा। कई बार हम जब फर्स्ट टाइम हम ये पॉडकास्ट देखते हैं, लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, तो लोगों को लगता है हम भी 18% बना सकते हैं। बट जब तक आपने वो राइड में बैठा नहीं, हम जब थीम पार्क में जाते हैं हमें रोलर लगता है ये तो कोस्टर, इजी हाँ। राइड है, वो रोलर कोस्टर में जब तक हम खुद नहीं बैठते हमें नहीं पता चलता है कि वो रिस्क है कि ट्रू। क्या है। तो मार्केट में भी यही है, जब तक आप 2-3 साल का डाउनफॉल नहीं देख सकते हैं, आप पजल नहीं होते हैं, तो फिर मतलब आपके लिए स्मॉल सही नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो स्मॉल कैप या मिड कैप एग्रेसिव फंड्स। बट अगर आप, सो मेरे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में जब फॉल था कभी एक बार भी कॉल नहीं किया, तब अब आपको समझ में आ गया कि ये ये मैच्योर, क्षमता है। हाँ वो कर सकते हैं। पर आपको लगता है सर कि अभी देखिए ये पूरा इन्वेस्टमेंट का जो लिटरेसी फैल रही है, या लोग जो एसआईपी कर रहे हैं, ये पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बिल्कुल। बड़ा है इन हाँ, टर्म्स ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस पर पिछले 5 साल में ही लोगों ने मार्केट्स की फॉल नहीं देखी नहीं है, देखी उनका है। उसका असली रंग नहीं देखा है, जो करेक्ट। शायद आपने 2008 में, पता नहीं आप भी नहीं थे मैं उसमें, नहीं, आपने भी जब 2008 में मैंने बहुत पैसे खोए थे। खोए थे। अच्छा, तो मतलब लोगों ने वो देखा देखा है, है। तो आपको लगता है कि समवेयर अगर ऐसा कुछ हुआ तो लोगों को नहीं समझ आएगा क्या करना है, and ये बबल फिर वापस थोड़ा बर्स्ट ना हो जाए? बिल्कुल, देखिए मार्केट्स का रूल है कि बबल और बस्ट पार्ट है, ये आने ही हैं। ये 500 साल पहले भी हुआ था, आज भी होगा और 500 साल बाद भी होगा। क्योंकि ये बबल्स और बस्ट की जो कहानी है वो ग्रीड और फियर की कहानी है। तो अच्छे टाइम में हम ये भूल जाते हैं कि ख़राब टाइम क्या होता है, और जब हम ख़राब दौर से गुजर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अच्छा टाइम, अच्छा समय कैसा दिखता है। रीसेंसी बायस कहते हैं हम उसको। तो चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हो, हमने देखा था 2009-10 में प्रॉपर्टीज़ एक तरफा चल रही थी, दिल्ली में चाहे बॉम्बे में, और फिर 10 साल प्रॉपर्टीज़ के रिटर्न्स बड़े कुछ नहीं, नहीं आए। हाँ। और फिर कोविड के बाद अभी हम देख रहे हैं वो वापस साइकिल शुरू हुई है। तो मार्केट्स का नियम है ये। नाउ इसमें ये है कि उस, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर आपको बनना है तो आपको इसके विपरीत चलना पड़ेगा। अगर मार्केट्स बहुत तेज़ है तो आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट स्लो है तो आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। बाय लो, सेल हाई, बाय व्हेन देयर इज ग्रीड, सॉरी सेल व्हेन देयर इज ग्रीड, बाय व्हेन देयर इज फियर, Fear। वॉरेन बफेट कहते हैं। तो पिछले 4 सालों में लोगों ने देखा ही नहीं है, सबने तेजी देखी है, किसी ने मंदी नहीं देखी है। तो रियल पैसा जो है ना वो मंदी में बनता है, तेजी में नहीं बनता है। क्योंकि रियल पैसा आप डालते हो मंदी में हो, उसकी जो भाव तेजी में आती है तब आप मल्टीपैगर्स बनाते हैं। पर उसी टाइम शायद हम अपना पैसा रोक लेते हैं ना, हम बस हम होल्ड डर कर जाते लेते हैं, हैं। हम डर जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो जब तक आप वो ठोकर नहीं खाओगे ना 2-3 बार, आप एक वाइज इन्वेस्टर नहीं बनोगे। हम ये पॉडकास्ट देखकर हम थोड़े समझदार हो सकते हैं, बट हम जब तक वो जर्नी खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना तो हम नहीं होंगे। क्योंकि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ जो 2012 से डाल रहे थे, 2020 तक उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया और कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। 2020 में फर्स्ट टाइम उन्होंने वो फॉल देखा, कोविड वाला। उस फॉल में वो घबरा गए थे। उन्होंने अच्छी खाली चीज़ किया कि उन्होंने पैसा निकाला नहीं, मेरे कहने पे निकाला नहीं, लेकिन उनके पास पैसा था, वो डाला भी नहीं, अच्छा। हिम्मत नहीं थी। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम 8 साल बाद ऐसा फॉल देखे थे। हम्म। तो अभी आपने जो सवाल किया है, अभी तो 4 साल का ही हमने राइज देखा है, हमने मैसिव फॉल देखा ही नहीं है। True। तो जिस दिन मैसिव फॉल आएगा और लंबे समय तक आएगा, शायद आपके पास पैसा भी है ना तो भी आप नहीं डालोगे, क्योंकि आपने पहले कभी फॉल देखा नहीं है। तो आप नर्वस हो जाओगे। और हर बार जो फॉल आता है वो एक नया कारण लेके आता है, सेम कारण। ऐसा नहीं कि वापस नया फॉल कोविड के कारण आएगा। तो कुछ एकदम अलग तरह का होगा जो कभी हुआ नहीं है। देखिए मार्केट्स रिस्क से नहीं डरता। मार्केट्स में जैसे हमने कहा कि इज़राइल और हमास के बारे में क्या होएगा, मार्केट को पता कोई एक हारेगा कोई एक जीतेगा। मार्केट ने दोनों के एडवांटेज, मतलब पैरामीटर्स प्रोज एंड देख कॉन्स लिए। समझ लिए हैं। जी। ट्रम्प आएगा कि बाइडेन आएगा समझ लिया है, मोदी आएंगे या नहीं आएंगे समझ लिए। मार्केट्स को सबसे ज़्यादा डर लगता है अनसर्टेनिटी से। कोविड जब शुरू हुआ था तो एकदम नया था, अनसर्टेन था। अरे ये वायरस पहला बार आया है, इसका होगा क्या, सारी दुनिया बंद हो गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मार्केट्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है।
राइट? तो कोई ना कोई नया इवेंट आता ही है, हर 5-7 साल में कोई ना कोई नया इवेंट आता है। तो अगर मार्केट्स को अनसर्टेनिटी है, मार्केट्स कितना भी नीचे जा सकते हैं, और जितना उससे पहले मार्केट ऊपर गया उतना ज़्यादा ही नीचे जाएंगे। 2007 में बहुत तेज़ी थी तो मंदी भी उतनी गहरी आई, 2019-20 तक ऊपर गई तो मंदी भी आई। तो वो तो रबर बैंड की तरह है। तो बट अच्छे इन्वेस्टर्स हमेशा मंदी मार्केट में पैसा बनाएंगे। आई थिंक वो समझना चाहिए ना, जब हम भी सेल में ही जाते हैं ना मोस्टली कपड़े खरीदने, तो ये एक सेल अपॉर्चुनिटी Correct. इन मार्केट्स हमको सोचनी चाहिए कि शायद इट्स अ सेल और ले लो, अभी कम दाम में चीज़ें मिल रही बहुत हैं। कॉमन सेंसिकल है ये बात, हाँ, बट समहाउ कितना भी हम समझा दें। आई थिंक वो ना साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड साइकोलॉजी ऑफ फियर, करेक्ट, ये ना दोनों वैसे चलती है प्रपोर्शनली। फियर अगर बढ़ा करेक्ट, तो आपकी मनी साइकोलॉजी कम हो जाती है, देन यू वांट टू होल्ड इट। होल्ड इट। तो इसीलिए आई थिंक वो ह्यूमन बहुत टेंडेंसी है। नहीं, बहुत सिंपल कहा आपने। देखिए, इन्वेस्टिंग एक हार्ड साइंस भी है, इन्वेस्टिंग एक सॉफ्ट स्किल भी है, जो मॉर्गन हाउसल कहते हैं अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में। हार्ड साइंस मेरे हिसाब से इज़ 5%, इसलिए मैंने कहा फंड सिलेक्शन इज़ ओनली 5%। जो 95% है वो आपका बिहेवियर है, आप कैसे बिहेव करते हो। मैं आपके लिए कितना भी अच्छा प्लान बना दूँ ना, आपने कहा शादी वाला प्लान 20 साल, कितना भी अच्छा बना दूँ, कितना भी अच्छा फंड दे दूँ, अगर आप उस प्लान पर टिके ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा, राइट? तो आप जो सॉफ्ट आपका जो साइड है, बिहेवियर जो साइड है, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हम जब इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं तो प्लान बनाना हमारे लिए 5 मिनट का काम है, ट्रू। बट 95% हमारा काम है कि वो प्लान पे हम अमल रहें, हम उसको फॉलो कर पाएँ। क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत बार आएंगे, अरे सर अभी मार्केट में डर लग रहा है, अभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो ओरिजिनल प्लान को फॉलो नहीं करेंगे। हम बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं करना है, घोड़े की तरह चलो, आप इसी प्लान को फॉलो करना है, और ये सबसे डिफिकल्ट काम है, राइट? इट्स लाइक एक्टर्स को बॉडी जब बनानी होती है तो बिल्कुल, वो कैसे अपनी डाइट और रूटीन को टू द बस टी फॉलो करते हैं, क्योंकि सोचते ही नहीं। उस कैरेक्टर में अगर आपको घुसना है, दंगल में हमने देखा था आमिर खान पहले वजन बढ़ा लिए थे, फिर ठीक है। घटा लिए थे। तो अगर आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना है तो फिर मेहनत तो रिजल्ट करनी भी पड़ेगी। देखा है हमने दंगल रिजल्ट का। भी देखा आपने, तब रिजल्ट आते हैं। हाँ। तो सेम चीज़ अगर मार्केट्स में, तो जबकि मार्केट्स में तो क्या फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है, वो फॉलो करना है, आपको कुछ एक्शन ही नहीं करना है। बट होता क्या है, चूंकि आप जब, और आपने जो सेल वाली बात कही, खरीदना हम सब चाहते हैं, बट जब हम अपना खुद का ही 100 रुपया को 70 रुपया होते हुए देखते हैं ना, तो उस वक्त डर बैठ जाता है। ठीक है। हमें क्या लगता है, अभी हम एक बार निकाल लेते हैं, अभी लगता है मार्केट और नीचे जाएंगे तो हम फिर शायद वापस डाल देंगे, लेकिन ये ऐसे मौके टाइमिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर अब हम आपके पोर्टफोलियो पे बिल्कुल, चलते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट इज Correct. व्हाट एवरीबॉडी इज वेटिंग यस, फॉर। यस, तो आप हाउ डू यू वांट टू एक्सप्लेन, आप अपनी जर्नी में के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहते हैं बिल्कुल। कि सो लेट्स स्टार्ट। मैं तो ना आपकी पहली फर्स्ट जर्नी से, मतलब इनिशियल से स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि आजकल जब कोई इन्वेस्ट करता है, यंग बच्चा होता है, वो 10,000 से ज़्यादा नहीं डाल सकता। नहीं डाल सकता, अगर वो लेट्स से अगर 30-40 हज़ार रुपये बिल्कुल, कमा रहा है, बिल्कुल, तो वो 10,000 भी डाल दे, बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो आप वहीं से शुरू करते हैं थोड़ा चलिए, सा। तो मैंने जो 10,000 की SIP हाँ। चालू की थी, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है जैसे कि मैंने बताया था। तो आज उस 10,000 की SIP में मैंने लगभग 8,65,000 ईच SIP में डाले हैं। ठीक है। तो एक जो SIP है उसकी वैल्यू 35 lakhs हो गई। अब 5-5 हज़ार की मैंने 2 SIP की, अच्छा। तो अब तक एक SIP में 8.5 लाख रुपए डाल दिए, और आज उसकी वैल्यू अभी अब तक कितना टाइम हो गया उसमें सर? 2010 से लगा 2010 से, तो और 15 साल अभी 15 कंप्लीट साल। होने को आएंगे। राइट। तो 15 साल में आपने 8.5 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। 8,65,000, ठीक है। और आज उसकी वैल्यू 35 lakhs है, और आपने जो CAGR बनाया है वो लगभग 18% का है। ये पैसा मैंने टैक्स सेविंग फंड में डाला था। अच्छा। अब मैं आपको इसकी भी कहानी बताता हूँ, लोग क्या करते हैं इंडिया में टैक्स सेविंग के हिसाब से, आप बताइए। जनरली ATC में जो हाँ, पहले जो होता था, टैक्स सेविंग्स हाँ, फंड होते तो हैं उसमें उसमें डाल लोग देते क्या हैं। करते हैं आपके हिसाब से, कहाँ पैसे डालते हैं टैक्स सेविंग में? जो कॉमन ऑप्शन है वो क्या है इंडिया में? एक तो PPF होता है, हाँ, राइट। और सैलरी अगर आपकी आती है तो EPF होता है, राइट। इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, होता है, हाँ। राइट, वही होते हैं। तो मैं जब PPF में आप पैसा डालते हो 15 साल के लिए डालते हो, और ये पैसा भी मेरा 15 साल कंप्लीट हुआ है, अभी ये होने जा रहा है। PPF में आज की डेट में आपको 7.1 मिलते हैं, और यहाँ पे मैंने 18% रिटर्न्स कमाए हैं। उतार चढ़ाव आए, तो फिर भी 80% जनता जो है PPF में डालती है, और मुझे कभी समझ में नहीं आया क्यों। वो कहते हैं ये गारंटेड रिटर्न है, ये Safe सरकार है, गारंटी, सेफ है, FD वाला माइंडसेट है FD ना। वाला माइंडसेट है। तो मैंने कहा अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे आना है तो 40 किलोमीटर चलाओगे तो गाड़ी सेफ है, 120 में चलाओगे तो रिस्क है, बट
लोग क्या करते हैं, 120 में चलाते हैं कि 40 की स्पीड में गाड़ी चला के आते हैं। फास्ट ही चलाते हैं, they want to 100% reach faster. एग्जैक्टली। हाँ 40 में आप चलाओगे तो कब पहुंचोगे हाँ आप, हाँ हाँ, मतलब राइट? ऑब्वियसली। सेफ लेकिन वही है, 120 सेफ नहीं है। तो अगर आप 15 साल की जर्नी जब कर रहे हो तो 7% सेफ नहीं है। 15% अगर आपको आते हैं उतार चढ़ाव भले ही हो, बट उससे आपकी ज़्यादा वेल्थ बनेगी। एंड वो भी 120 किलोमीटर आप थ्रू आउट तो नहीं चला रहे हो ना, एग्जैक्टली आप वहाँ एग्जैक्टली। चला रहे हो जहाँ हाईवे है, हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेस वे। तो बट बट मैं हमेशा वही कहता हूँ, वो रिस्क है ना 120, हाँ लेकिन आपको चलाना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप ट्रू, वहाँ भी 40 चलाओगे तो आप कभी बॉम्बे नहीं पहुँच पाओगे। बिल्कुल। तो मेरे पोर्टफोलियो में, और ये मैंने डे वन से पीपीएफ में कभी नहीं डाला, क्योंकि मुझे अगर 15 साल वैसे भी लॉक इन है ये, तो मैं यहाँ पे डालूंगा। और ख़राब से ख़राब फंड ELSS में 10-12% भी रिटर्न दिए हैं तो इट्स स्टिल बेटर देन 7%। और मैंने क्या बताया आपको, 15 साल में 2% का भी रिटर्न का डिफरेंस है, पोर्टफोलियो वैल्यू बहुत अलग हो जाता है। तो एक तो मैंने डाला था ठीक है। टैक्स सेवर में। दूसरा मैंने जो फंड डाला था वो था स्मॉल कैप में, उसमें भी 8,65,000 डाले। अभी तक आपके वो सारे फंड्स चल रहे हैं, मतलब आपने चेंज नहीं ये किए? दो फंड जो खासकर ये जो अच्छा 2 फंड है मैं कभी बंद नहीं करने वाला। अच्छा दिस इज़ माई फर्स्ट लव, अच्छा, फर्स्ट ठीक है SIP। ठीक है। मैं ये क्यों नहीं बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद को भी रिमाइंड करना चाहता हूँ कि बाकी जो मैंने SIP चालू की है, लमसम डाले हैं, शायद कभी ना कभी आप उसको छेड़छाड़ करोगे, कभी ना कभी आप निकालोगे, फॉर वॉट एवर रीज़न। क्या पता वो फंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है या आपके गोल्स पूरे हो गए। बट ये जो 10,000 की SIP है, मैं इसको 50 साल तक, मे बी इफ़ आई लिव, मैं उसको चलाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको SIP HDFC फ्लेक्सी कैप के फंड के बारे में 10,000 SIP के एग्जांपल दिया कि वो 20 करोड़ बन गए। मैं अपने आप को खुद को रिमाइंड कराना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये होता है क्या। ये हुआ है HDFC में, बट मेरे पोर्टफोलियो में नहीं हुआ है, किसी भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में नहीं हुआ। जो 20 करोड़ अंडरस्टूड। मैंने आपको बताया, आज तक मैंने लाइफ में किसी इन्वेस्टर को नहीं देखा कि जिसने इसी माध्यम से 20 करोड़ ये बनाए हैं। जर्नी चली हो। ये खाली पेपर पे हुआ है। तो गॉट इट। तो ये मैं बंद नहीं करने वाला। बाकी शायद SIP आप छेड़ सकते हैं। तो जो दूसरी वाली SIP 5,000 की है, उसमें भी 8,65,000 डाले हैं और आज उसकी वैल्यू 50 लाख के ओह आसपास वाओ, है। अच्छा ये स्मॉल कैप ये था। स्मॉल कैप फंड है और उसका जो रिटर्न अभी तक आया 22% का रहा है। बहुत ज़्यादा वोलाटिल रहा है, बट यही खास बात है मिड कैप स्मॉल कैप में, अगर आप 15 साल 20 साल तक रह सकते हो और 2% भी आपको लार्ज कैप से एक्स्ट्रा आते हैं, वो 2% बहुत बड़ा। क्या अब हम नाम भी ले सकते हैं फंड का? यू ओके विद हाँ, दैट? नाम ले सकते हैं, अच्छा उसमें कोई हाँ, फ़र्क आप नहीं है। बता दो फिर। अब मैं आपको ना एक इसी में बताता हूँ। सब जो पहला फंड था DSP टैक्स सेवर फंड था और दूसरा DSP स्मॉल कैप, उसका पहले नाम आपने DSP दोनों माइक्रो कैप था। DSP रखे हैं। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, Sure. हमारे दर्शकों को बिल्कुल समझना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, मेरा जो DSP फंड था वो 18% का रिटर्न है और ये जो स्मॉल कैप फंड है उसका 22% का रिटर्न है। डिफरेंस है 4% का। कितने साल हुए हैं? 10-15 साल हो रहे हैं। 15। एक में 8,65,000 का वैल्यू 35 लाख है और दूसरे में 50 लाख के आसपास है। 15 लाख का फ़र्क 4% की वजह से। तो ये मेरे पहले फंड थे। उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग फंड है, मैंने डाला था SBI मैग्नम मिड कैप फंड में। अब मैं एक एक कहानी से एक एक लेसन बता रहा हूँ आपको। तो Great. पहली वाली SIP से मैंने बताया कि इसको मुझे टच नहीं करना है। आज 20-22 आ रहा है, लेकिन ये कम भी होंगे ज़्यादा भी होंगे। मुझे मुझे 40-50 साल का गेम खेलना है और देखना है कि इसका पावर क्या है। अब एक SIP हमने की थी SBI मैग्नम मिड कैप फंड में। जब मैंने पहले 4 साल, उस फंड का रिटर्न नेगेटिव था। मैंने 7 लाख रुपए डाले थे और उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए आ गई थी। ये आपने कब शुरू की? 2016 में चालू की थी 16, मैंने। ठीक है। और 2020 में कोविड में जब मैंने उसकी वैल्यू देखी, तो यू विल बी सरप्राइज अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका, एंड इट इज़ अ रियल केस, आई ऑलवेज आस्क पीपल कि आपने 7 लाख रुपए डाले, अब उस 7 लाख की वैल्यू 5 लाख रुपए हो गई है। तो आप, और कोविड के टाइम पे आपका रिटर्न -19% था। 4 साल का SIP का रिटर्न, आप क्या करोगे? रोक दूंगे। रोक दोगे आप? हाँ। बिल्कुल। और आई चेंज, मतलब मैं। और यू विल चेंज। हाँ। तो 99% लोग रोक देते हैं। हम्म। मैंने कुछ नहीं किया और 2021-22 तक भी जो मिड कैप फंड था ना, वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड था पूरे मिड कैप स्पेस में। अगर 30 मिड कैप फंड्स हैं, उस वक्त वो सबसे खराब परफॉर्मिंग फंड था। तो उस वक्त तो अच्छे से अच्छे जो निवेशक होते हैं ना, रोक देते हैं। क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट में हम ये सुनते हैं, अरे ये 3 साल तक देखो, उसके बाद भी अगर फंड वर्स्ट परफॉर्मिंग है तो आप निकाल दो। तो 3 साल में आपने देखा 1 स्टार रेटिंग आ गई है, एकदम ख़राब हो गया है, तो आप क्या करोगे? आप 3-4 जनों से पूछोगे, बोलोगे यार ये तो सबसे ख़राब फंड है, आप निकाल दोगे। मैंने एक चीज़ लाइफ में रियलाइज़ की है कि
इंडिविजुअल फंड इतना मैटर नहीं करता है। अगर अच्छे दिन आते हैं तो ख़राब दिन भी आते हैं। तो आज अगर वो बॉटम परफॉर्मिंग है, वो एक दिन टॉप परफॉर्मिंग भी आएगा, राइट? तो मैंने उसमें चालू रखा, 2 साल बाद वो नंबर 1 परफॉर्मिंग फंड बन गया था, वाह, अच्छा। फ्रॉम बॉटम टू अप। तो 5 लाख के बाद क्या हुआ फिर? हाँ, अब वही कहानी है। मैंने 5 लाख तो डाले, जो डाले मैं एसआईपी बढ़ाते गया उसमें। पहले 10,000 की चालू की, फिर 20,000 की। उसी फंड में मैं अभी कुछ 70-80 हज़ार रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ मंथली? मंथली। ओके। 2016 में मैंने चालू की, अब तक मैंने 45 लाख रुपीज़ डाल दिए हैं 2025 तक, ठीक है। बढ़ाते बढ़ाते। और आज उसकी वैल्यू 80 लाख रुपए हो गई है। उस वक्त 5 लाख रुपए थी कोविड वाह। में, हाँ। आज 80 लाख, और आज उस फंड का रिटर्न है 22%। और कोविड में 4 साल ही हुए हैं अभी देखा 4 जाए तो। साल हुए हैं। तो लुक एट द पावर ऑफ दिस। हम्म। आपको कुछ नहीं करना है। 99% लोग ये बैठ नहीं पाते थे। तो इसका मतलब ये भी, इस कहानी से मुझे मतलब, ये जब मैं फंड देखता हूँ तो मुझे इससे ये कहानी मिलती है कि फंड परफॉर्मेंस अप एंड डाउन होंगे। आप नंबर 1 नंबर 2 भी रहोगे और नंबर 29-30 भी रहोगे। आप चुपचाप बैठे रहो, उसको छेड़छाड़ मत करो। एज लॉन्ग एज यू नो द फंड हाउस एंड फंड मैनेजर। अगर फंड अच्छा। फंड, हाँ, सबके खराब। अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली के बहुत खराब दिन चल रहे हैं, आप देखिए। हम्म। तो वही तो पार्ट एंड पार्सल है। तीसरा चीज, हम्म। मैंने 2 फंड में पैसे डाले थे, एक ही दिन 3-3 लाख रुपए 2011 में। एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और एक बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड था। तो कोविड में अगर मैं आपको कहता हूं कि 10 साल बाद आपने जो 3 लाख रुपए डाले हैं, 10 साल बाद उसकी वैल्यू 281 है। आपने ये लमसम डाला था, लमसम डाला था? हाँ। 2011 में लमसम डाला था। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आपका जो ये 3 लाख रुपए है, 10 साल बाद खाली इसी फंड का वैल्यू कोविड के टाइम पे 2,81,000 हो गया है। तो पहली बात, आप 10 साल तो बहुत दूर की बात है, आप 3 साल के बाद ही। सो मैं बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट करता हूँ, 99% लोग मुझे 3 साल बाद क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर देते हैं कि यार ये फंड निकाल दो, ये फंड निकाल दो। और जनरली प्रॉब्लम क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में 5-6 फंड हैं, सब अच्छा करे, ये फंड खराब कर रहे हैं, तो आपकी हमेशा नज़र वहीं जाएगी। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न 15-18% भी ना, आप खुश नहीं रहोगे, यार गजेंद्र ये फंड बहुत खराब है, इसको निकाल दो। तब आप क्या कहते हो उनको? आई वांट टू नो कि आप वो कन्विक्शन कैसे लाते हो उनमें कि कंटिन्यू रखो? मैं तो अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। मैं बोलता हूँ देखो, मैंने 10 साल तक नेगेटिव में रखा है। हम्म। अच्छा, कई बार ऐसा होता है मेरा फंड और उनका फंड सेम है, हम्म। वो फंड परफॉर्म नहीं किया, तो मैं बोलता हूँ सर मेरे पोर्टफोलियो में भी यही फंड है, हम्म। मैं तो नहीं निकालने वाला, आप देख लो क्या करना है, आप बोलोगे तो मैं निकाल दूंगा। तो 90% जो समझदार होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, चलो रहने दो। रहने दो, आपको जब लगे तब देख लेना। बट 10% फिर भी एडमेंट बोलते हैं नहीं, मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि नहीं चलने वाला। मतलब ठीक है सर, आप देख लो, तो मैं निकाल देता हूँ। और मैं जब निकालता हूँ ना, मैं उनको मैसेज करता हूँ कि आपके कहने पे मैंने ये फंड निकाला है, और मैं आपको मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि एक दिन मैं वापस आपको मैसेज कर सकूँ कि आप गलत थे। कि आज ये इतना है। हाँ, आप गलत थे, क्योंकि मुझे मालूम है वो गलत होंगे। अब मुझे 20 साल हो गए हैं, लाइफ ने सब कुछ सिखा दी है। तो ऐसे ही यही कहानी मैं बता रहा हूँ। तो मेरे एक इन्वेस्टर थे जिन्होंने ये फंड से पैसे निकाल लिए थे, 2 साल रखे, निकाल लिए थे। मेरे पास भी, मैंने भी वो पैसे उस फंड में डाले थे। और चूंकि आपने ये सवाल पूछा है, मैं आपको उसका रिजल्ट बताता हूँ। तो जब 2 साल बाद निकाल लिए, हम भूल गए, फिर उसके 3 साल बाद हम मिले वापस। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने पूछा, गजेंद्र वो फंड का क्या हुआ जो मैंने निकाले था और तुमने रखा है, तुम आज भी उसमें रखे हुए हो ये वो पैसे? इंफ्रा वाला फंड है नहीं नहीं, आपके? वो नहीं, वो तो इंफ्रा वाला भी अच्छा। बताऊंगा, अच्छा, क्योंकि ये आपने आप ये जनरल पूछा है, एग्जांपल। हाँ। ये रियल केस हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। तो मैंने बताया सर कि मैंने जो पैसा डाला है, अब मैंने तो निकाले नहीं है, मैं तो SIP उसमें भी कर रहा हूँ। और वो एक्चुअली उस फंड का नाम निपॉन मल्टी कैप था। 18, 19, 20, 21 में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस था, बहुत ख़राब साइकिल थी। और आज के डेट में नंबर 1 मल्टी कैप फंड एक तरह का चल मेरा रहा भी है। है निपॉन में हाँ, SIP। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, ये ऊपर जाना नीचे आना होते रहता है। आज वो 22 लाख की वैल्यू 55 लाख रुपए हो गई ऑलमोस्ट। वाओ। ओके, और उसका CAGR जो कहते हैं हम 24% का है। अमेजिंग। ये पागलपंती है। अमेजिंग। लुक एट द पावर ऑफ जस्ट स्टेइंग देयर डूइंग नथिंग। और उस वक्त जब ये खराब परफॉर्मेंस चल रहा था, इसका CAGR 10, 11, 9 के आसपास चल रहा था। और वो 2 साल में जो इन्वेस्टर था, पेशेंस खो दिया था। वो बोला था एक घोड़ा चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा पर ये क्या कन्विक्शन होती है सर कि आपको क्यों लगता है कि ये चलेगा? क्योंकि कुछ फंड्स होते भी होंगे ना जो नहीं चलते हैं। हाँ, तो ये ऐसा कब आपको फीलिंग होती है नहीं यार ये वाले अच्छे हैं? क्या उनकी एक तो इस फाउंडेशन ठीक होती हाँ, है? एक तो ये फंड मैनेजर जो इस फंड के हैं,
बहुत एक्सपीरियंस्ड है। देखिए नॉर्मली मैं जब फंड हाउस में पैसा डालता हूँ या फंड मैनेजर पे, मैं देखता हूँ कि कितना एक्सपीरियंस है उनका। अगर 15-20 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे कंफर्ट फैक्टर आता है, क्योंकि उन्होंने 3-4 मार्केट साइकिल्स देखी हैं, अंडरस्टूड। वो सब समझते हैं, और उन्होंने बहुत गलतियाँ कर ली है लाइफ में। तो अब जैसे आज 20 साल मुझे हो गए हैं, तो मुझे भी जो गलतियाँ करनी थी, जो लालच, जो फियर फैक्टर सब होना था, वो देख ली है। आई मे स्टिल गो रॉन्ग, ऑफ कोर्स। बट शायद उतना नहीं जाऊंगा जितना भी 4 साल वाले में, जो 4 साल में लोग आए हैं, वो उनका ज़्यादा चांसेस है रॉन्ग जाने का। तो पेशेंस आ गया है। अब आपको मालूम है, आप 4-4 साल वेट कर सकते हो। जो नया नया आता है वो पेशेंस नहीं रहता है, वो गलती करता ही सो है। फंड मैनेजर इज योर फर्स्ट। फंड मैनेजर इज़ माई दिस थिंग। एंड सेकेंडली, मैं ट्रैक करता हूँ कि अगर कोई फंड 3 साल ख़राब की है, तो मैं फंड मैनेजर के पास जाता हूँ और उनसे समझता हूँ कि क्यों ये फंड ख़राब किया है। और अगर मुझे वो रिजल्ट कन्विंसिंग लगता है, जैसे एक फंड अभी पिछले 3 साल से ख़राब कर रहा है, जो भी क्वालिटी फंड्स है, लार्ज कैप क्वालिटी, जो क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, तो क्वालिटी एज ए स्ट्रैटेजी काम नहीं की है अभी तक इतनी। ओके। तो फिर मैं जाके फंड मैनेजर से पूछता हूँ, तो उनसे जो मुझे कन्विंसिंग लगता है कि आगे 3-4 सालों में क्वालिटी चलेगी, तो मैं आज से लेना चालू कर रहा हूँ उसमें। और मैं तब डालना चाहता हूँ जब कोई ले नहीं रहा है। अंडरस्टूड। दुनिया कब आती है? जब परफॉर्मेंस हो जाता है ऑलरेडी, राइट? तब पास्ट परफॉर्मेंस देख के आती है। मैं उल्टा करने की कोशिश करता हूँ। तो यही एक नेचर है। सेकेंडली, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 2011 में मैंने जब पैसा डाले वो फंड में, बंधन फंड में जो आपको नाम बताया, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसी दिन मैंने 3 लाख रुपए डाले। जो दूसरा फंड था स्टर्लिंग वैल्यू फंड, वो हमेशा से अच्छा कर रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चल ही नहीं रहा था। तो आपको क्या होता है, कंपैरिजन, दो फंड में सेम डे सेम अमाउंट पैसा डालो ना, आप हमेशा कंपैरिजन करोगे। एक अच्छा कर रहा है, एक अच्छा नहीं कर रहा है, तो 3 साल बाद क्या करोगे? गजेंद्र, यहाँ से निकाल दो, यहाँ डाल उसी दो, में डाल दो। उसी में डाल दो, राइट? देखिए, अगर ये मुझे डे 1 में अच्छा पता होता कि कौन सा अच्छा नहीं करेगा, कौन सा अच्छा करेगा, तो मैं उसमें 2 लेता ही नहीं, मैं एक ही में डालता। ये पता नहीं है, इसलिए तो आपने 2 लिया है। तो आज ऑफकोर्स 3 साल बाद एक अच्छा करेगा, एक खराब करेगा, तो स्वाभाविक है। अगले 3 साल में भी पता नहीं है कि कौन अच्छा करेगा, कौन खराब करेगा, रिवर्स भी हो सकता है। तो मैं इन्वेस्टर को समझाता हूँ, यार पड़े रहने दो ना, जो खराब है वो भी अच्छा करेगा शायद। लेकिन इन्वेस्टर नहीं समझते, बोलता नहीं ये खराब कर रहा है, इसको निकाल के अच्छे वाले में डाल दो। मैं उनको समझाता हूँ, आप ये बहुत गलत काम कर रहे हो, क्योंकि जो चल गया आप उस पर डाल रहे हो, अब तो उल्टा रिस्क है वहाँ पे। आप अगर उल्टा करते ना कि जो चल गया उसको निकाल के खराब वाले में डाल दो, तो मैं फिर भी लॉजिकल मानता है। आप तो रिवर्स कर रहे हो, बट 90% लोग रिवर्स करते हैं। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। 10 साल तक 3 लाख की वैल्यू 281 थी कोविड दोनों के में? टाइम पे। नहीं नहीं, एक में। अच्छा। अच्छा, दूसरे फंड की आपको मैं, ओके, हाँ। मैं आपको दूसरे फंड की भी बताता हूँ कि क्या थी। एक फंड की 3 लाख रुपए की वैल्यू 281 थी, ये आपका इंफ्रा वाला है? ये इंफ्रा वाला। दूसरा ठीक है। स्टर्लिंग वैल्यू का फंड 3 लाख का, वैल्यू 5 लाख रुपए थे। ठीक है। वो कम से कम फिर भी 6% रिटर्न दे रहा था ठीक है। कोविड में। अब आज दोनों की वैल्यू समझिए आप। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो 3 लाख डाले थे, उसकी वैल्यू 16,74,000 है, 16,74,000। उसका CAGR 14% पे आ गया है। ठीक है। जो स्टर्लिंग वैल्यू फंड है वो 3 लाख का 25 लाख है, उसका 17.5% रिटर्न है। ठीक है। तो दोनों में लगभग 3-3.5% का डिफरेंस का रिटर्न है। बट मुझे एक दिन यकीन है कि ये फंड का रिटर्न भी 17-18 जो स्टर्लिंग वैल्यू है दिखा देगा। 11 साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं हुआ है। बट बाय द वे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ना, ये मेरा वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है पोर्टफोलियो में आज तक का, फिर भी 14% रिटर्न है। सबसे खराब फंड पूरे पोर्टफोलियो में 14 साल की पीरियड में भी 14% रिटर्न है। दैट इज़ अ रीज़न वाई आई डोंट इन्वेस्ट इन FDs ओवर अ लॉन्ग टर्म। अगर मेरा सबसे खराब फंड इतना दे सकता है और डबल देन FD या डबल देन PPF, तो मैं क्यों अपना पैसा स्लो मूविंग वाले में डालूँ? मुझे वोलाटिलिटी से कोई डर नहीं है। मैंने 3 लाख का 281 देखा ही है। तो ये है। एंड मुझे मालूम है कि जिस दिन ये 18 आएगा, तो उस दिन मुझे यहाँ से निकाल लेना है, क्योंकि ये एक सेक्टर फंड है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब हम सेक्टर फंड में डालते हैं ना, एंट्री टाइमिंग और एग्जिट टाइमिंग बहुत मैटर करता है। मैंने एंट्री टाइमिंग बहुत अच्छी की थी 2011 में, क्योंकि 2007 में इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम तेजी पे था। 8 में क्रैश हुआ, 9 में और गिरा, 10 में भी चला नहीं, 11 में भी चला नहीं। तो 4 साल जब चला नहीं, तो मैंने सोचा यार ये तो अच्छा टाइम है डालने का। लेकिन सोचिए, मेरे डालने के बाद 10 साल और नहीं चला। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही समझाना चाहता हूँ कि आपका पेशेंस बहुत लंबे टाइम तक टेस्ट होगा। आप में पर आप कन्विक्शन होना चाहिए। 18% पे क्यों बोल रहे हो कि निकाल लेना चाहिए? क्योंकि एक तो 18% ओवर अ 15 ईयर पीरियड इज़ अ वेरी गुड। और ये सेक्टर फंड क्या होते हैं, जब चलते हैं तो एक साथ चलते हैं। तो अगर जब मेरा 18% रिटर्न आ गया, इसका मतलब
इनफैक्ट आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये जो 14-15 आए हैं पिछले 3-4 साल के रिटर्न के कारण ही आए हैं कोविड के बाद से। तो पिछले 3-4 सालों में तो इन्होंने 100% रिटर्न दिया है। मैंने तो 10 साल पहले डाले हैं, 12 साल पहले डाले हैं, इसलिए मेरा 13 दिख रहा है, लेकिन आपने अगर 3 साल पहले डाले तो आपका तो तो 100% शायद रिटर्न मेरा दिख रहा हाँ है। 70-80% भी दिख ही रहा होगा, तभी तो मेरा ये एवरेज 13-14 दिखा रहा है। तो जब ये 18 हो जाएगा यानी ये बहुत चल चुका है, अंडरस्टूड। तो उस वक्त मैं निकाल लूँगा, क्योंकि ये साइकिल होती है। फिर एक ऐसा दौर आएगा 5-7 साल नहीं चलेंगे। तो सेक्टर फंड में आपका एंट्री और एग्जिट टाइमिंग बहुत मैटर करता है। स्मॉल कैप में आपका एंट्री एग्जिट बहुत मैटर करता है। आज के डेट में हम जैसे आप 2025 जैसे हम बोलते हैं कि इस क्या लेना चाहिए, पिछले 4 साल में कोविड के बाद से स्मॉल कैप मिड कैप एक तरफा चले हैं। तो आज स्मॉल कैप और मिड कैप का जो कंपैरिजन लार्ज कैप के साथ है, लार्ज कैप बहुत नीचे है, और ये साइकिल मीन रिवर्जन होती है, मार्केट वापस घुमा फिरा के एक जगह आते हैं। तो या तो लार्ज कैप को उठना होगा बहुत तेज़ी से, या फिर स्मॉल इनको मिड कैप को गिरना नीचे होगा। आना होगा। तो जिस हिसाब से अभी जो दोनों का गैप है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं करेक्शन आएगा तो स्मॉल मिड कैप काफ़ी टूटेंगे। तो आप कहना चाहते हो 2025 में थोड़ा स्मॉल मिड कैप से वेरी रहे। हाँ, वेरी रहें, कम करें। एसआईपी जो जा रही है उसको जाने दें। देखिए, अगर आप एसआईपी वाला गेम खेल रहे हैं और 10 साल के लिए खेल रहे हैं, फिर फ्रैंकली 2024 आए, 25 आए, 26 आए, कोई Doesn't मैटर नहीं matter। करता। मेरे पोर्टफोलियो में ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। क्योंकि आपने ये सवाल पूछा तो मैं जनता को बता रहा हूँ, बट मेरे पोर्टफोलियो में तो आज भी 80% जो एसआईपी जा रही है स्मॉल कैप में जा रही है, क्योंकि मैं 20, 25, 30 साल वाला गेम खेल रहा हूँ। तो मुझे ये टाइमिंग आज निकाल लूँ, कल डालूँ। हाँ, कभी मुझे लगे स्मॉल कैप बहुत बबल जोन में है। देखिए, आज क्या स्मॉल कैप मिड कैप एक्सपेंसिव है लार्ज कैप से, बट दे आर नॉट इन द बबल जोन। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब मुझे लगता है 18-19% पे वो बबल आ जाएगा तब निकालूंगा। हालांकि अभी मैंने पीएसयू से निकाला था, 4 साल मैंने इन्वेस्ट किए पीएसयू में, और उसका मुझे 56% कंपाउंडेड रिटर्न आया था। तो जुलाई में मैंने 80 लाख रुपए वहाँ से विड्रॉ कर लिए थे। मेरे मतलब 37 लैक्स डाले थे 4 साल में एसआईपी में, उसकी वैल्यू 97 लैक्स हो गई है। 56% कंपाउंडिंग। तो मैंने बोला यार ये ज़िंदगी भर ऊपर नहीं जाएगा। अब सारी जनता आ रही है, अब लग रहा है कि यहाँ मतलब ये सब पास्ट परफॉर्मेंस देख के आ रही है, अब यहाँ से निकल जाओ। सी अगर आप भीड़ के साथ चलोगे ना तो आप भीड़ में खो जाओगे। अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको अनपॉपुलर चीज़ों में इन्वेस्ट करना होगा जो आज पॉपुलर नहीं है, बिकॉज इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग पॉपुलर इट विल रेयरली बी प्रॉफिटेबल। और दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉफिटेबल, मतलब और जो दैट आप सॉर्ट डेल्टा देखना जो आप चाहते डेल्टा देखना चाहते हो, तो यू हैव टू हैव अ वेरी अनकॉमन व्यू, बट यू हैव टू हैव अ लॉजिकल व्यू। जस्ट बिकॉज इट इज़ अनकॉमन हो। हाँ, गारंटी नहीं है कि वो है। चलेगा। तो मैंने उस वक्त वहाँ से निकाल के दूसरे सेक्टर में डाल दिया। आज जैसे चाइना बहुत अनपॉपुलर है, मैंने अपना पैसा वहाँ डाला है, बट मैं इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं डालता वहाँ, क्योंकि चाइना अगेन लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन टेस्ट यू पेशेंट फॉर 10 ईयर्स, 10 साल। मैंने कुछ 4-5 इन्वेस्टर्स जो बहुत क्लोज थे उनका डलवाया था, 10 रुपए की एनएवी थी तो 20 लाख डाल दिए उन्होंने। अब जब 5 रुपए की एनएवी आई तो मैंने तो 40 लाख डाल दिए उसमें। अब उसी इन्वेस्टर के पास जाता हूँ, सर अच्छा मौका डाल दो। उन्होंने देखा मेरा 20 का 10 लाख हो गया, बोलता नहीं भाई मुझे नहीं करना है, डर गए। और वहीं मैंने डबल डाउन कर दिया उस पर। तो आज 7 रुपए की एनएवी आ गई है, तो मेरा जो 40 लाख मैंने डाला है वो क्या अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। जो 10 लाख डाला वो अभी भी नेगेटिव दिखा रहा है, बट मैंने एवरेज डाउन किया। तो मुझे मालूम है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप एवरेज डाउन करते हो तो नुकसान नहीं है। स्टॉक में आप एवरेज डाउन करते हो तो बहुत, अगर वो स्टॉक जीरो ही आ गया तो क्या करोगे, बट म्यूचुअल फंड में जीरो नहीं आ सकता है। इसलिए चाइना अगर बहुत नीचे गिरते जाएगा मैं टॉप अप कुछ करते और, जाऊँगा। हाँ। बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें मतलब बहुत लंबा पेशेंस जा सकता है। और 90% प्रॉब्लम कहाँ आई है मैं आपको बताऊँ। इंडिया में तो आपका पैसा बढ़ रहा है, चाइना में डाउन होता जा रहा है, तो आप कब तक ये पेशेंस रख पाओगे। जो समझदार इन्वेस्टर है वो यहाँ और टॉप अप करते रहेगा, और एक ना एक दिन साइकिल बदलेगी। खाली ये पता नहीं कि किस दिन साइकिल बदलेगी, कब बदलेगी। तो ये इसीलिए आपको कोई एक एडवाइज़र, कोई फ्रेंड ज़रूरी होता है जो आपको गाइड कर सके। नहीं तो देखिए, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये लुक्रेटिव है, कोई और पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कि ये बहुत ख़राब है, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए एक फ्रेंड जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको जानकारी है, एक्सपर्ट है, उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने किया। सो जनरली मैं सारे कॉन्ट्रा आइडियाज़ में डालता हूँ, जैसे मैंने बताया, जो चलते नहीं है, चाहे वो सेक्टर्स हो, चाहे वो थीम हो। कोविड के टाइम पे वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने लगभग 86 लाख रुपए स्मॉल कैप में डाले थे लमसम। लमसम। मार्च महीने में 1 तारीख को
जब जब 8-8%, 5-5% का करेक्शन आ रहा था, 5 लाख 10 लाख करके पूरे पैसे मैंने डाल दिए थे। अब उसकी आप कहानी समझिए कि उस पैसों का क्या बना है। एक कोटक स्मॉल कैप था और एक एक्सिस स्मॉल कैप था। तो आज तक मैंने सब मिला के उसमें 126 डाले, और कोविड के टाइम का मैं आपको उसका रिजल्ट बताता हूँ कि कोविड में जो मैंने पैसे डाले थे उसके क्या वैल्यू होती है। सो जो 2020 में मैंने जैसे 10 लाख रुपए डाले थे 12 मार्च को, 10 लाख डाले थे, आपको क्या लगता है आज उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 लाख आपने डाले थे कोविड में। कोविड में डाले थे स्मॉल कैप में। 50-60। ये बात है 12 मार्च 2020। मार्केट कुछ गिरा होगा उस दिन, तो मैंने 10 लाख डाल दिए। आज वो 45 लाख रुपए हो गए हैं, 45 ठीक लैक्स, मैंने बोला, हाँ। राइट। और उसका जो सी ए जी आर है, इट इज़ 36% सी ए जी आर। तो इससे हमें क्या लेसन मिल रहा है कि जितना ज़्यादा क्रैश आता है उस वक्त आपको और ज़्यादा एग्रेसिव होना है। उस वक्त आपका पोर्टफोलियो ब्लड बाथ होगा एकदम। बट पुराना चीज़ को भूल जाओ, आज के हिसाब से देखो क्या अपॉर्चुनिटी लग रही है। पर सर आपके तो देखो, यू हैव मनी टू पुट इन, ठीक है, आपके करेक्ट, पास वो पैसा है, करेक्ट, आपके पास अमाउंट्स भी ज़्यादा हैं। पर जो 10-15 हज़ार की करता है SIP, 20 की करता है, मैं कहती हूँ चलो 25-30 की भी कर रहा हो, वो भी ये रिस्क ले सकता है कि और एग्रेसिव हो जाए उसमें। अगर टाइम फ्रेम है उसके पास, अगर 10-15 साल का टाइम फ्रेम है और ये पैसा उसको नहीं चाहिए, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आज जो प्रॉफिट दिख रहा है वो भी कागज़ पे है, कल जो नुकसान हो रहा है वो भी कागज़ पे है। तो उस वक्त अगर आप लॉजिकल लगा सकते हो कि आज इतने सस्ते में मिल रहा है, 100 रुपये की चीज़ मुझे 60 रुपये में मिल रही है और मेरे पास टाइम है, तो फिर ले लेनी चाहिए। तो वो चीज़ है। तो कोविड में मैंने जो डाला स्मॉल कैप में, देखिए आज जो मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न जो 19% दिख रहा है, अगर मैं खाली SIP करते रहता ना लाइफ लॉन्ग, तो 12-14 के ऊपर नहीं आता। ये सब जो मैंने किए हैं, जब जब डाउनफॉल आया और मैंने बेट्स को बढ़ा दिए, उसके कारण ये 3-4% का डेल्टा आता है, और ये सारा पोर्टफोलियो को अवतार ही चेंज कर देता है उसका। बट ये आपको चीज़ 10-15 साल बाद एक्सपीरियंस के बाद समझ में आती है। ये आज हम कितना भी समझा दें और नए इन्वेस्टर्स के लिए ये रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने वो सब दौर देखे ही नहीं है। हमने अभी तक वन वे देखा है, खाली राइड। ट्रू। तो वो एक चीज़ है। एंड उसके अलावा आई वॉन्ट टू शेयर कि फाइनली आई वॉन्ट टू शेयर एक और लर्निंग इसमें जो है कि जितना कम आप पोर्टफोलियोज को इन एंड आउट करोगे, जैसे सेक्टर फंड्स हो गए, स्मॉल कैप हो गए, इन फंड्स को कहीं ना कहीं इन एंड आउट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि स्मॉल कैप फंड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे 2018 में मैंने गलती की, 2018 में मेरा जो DSP मैंने आपको जो पहला फंड बताया था उसका रिटर्न 32% कैगर था, 8 साल का रिटर्न 2010 से 18। उस वक्त शायद मुझे निकाल लेने चाहिए थे कुछ पैसे प्रॉफिट, क्योंकि वो बहुत ऊपर चला गया था स्मॉल कैप। मैंने निकाले नहीं, तो फिर अगले 4 साल कोई रिटर्न नहीं आए, ठीक है। तो स्मॉल कैप हो गए, ये मिड कैप हो गए, ये सेक्टर फंड्स हो गए, अगर आप राइट टाइम पे नहीं निकालते हो तो वो रिटर्न फिर लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट हो जाता है। एंड राइट टाइम कैसे पता चले व्हेन देयर इज टू मच ट्रैफिक गोइंग इन देयर, मतलब क्या है देर राइट आर टाइम? मेनी पैरामीटर्स व्हेन लास्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर परफॉर्मेंस इज सुपर सॉलिड, ठीक। मतलब वन वे, बहुत सारा पैसा उस फंड में आ रहा है, राइट। तो ये सब पैरामीटर न्यूज़पेपर्स में हर रोज़ उसी का मतलब बखान हो नाम रहा आ है, रहा है। नाम आ रहा है। आपको ये पैरामीटर से समझ में आ जाना है कि ये चीज़ की इसका टाइम आ गया। पर कभी कभी क्या होता है, आप निकाल लेते हो फिर भी वो बढ़ता है। होता है। हाँ, वो तो होता ही देखो है। आप नियर परफेक्ट कभी नहीं कर पाओगे, है ना। बॉटम पे खरीदना और टॉप पे बेचना ये कोई नहीं कर पाएगा। बट अगर आप उसके आसपास हो, जैसे मैंने PSU में डाले, मैंने PSU में निकाले थे, राइट। तो उसके बाद भी थोड़ा बहुत गया, बट लकीली इन हाइंडसाइट टुडे आज 15-20% डाउन है। तो मुझे लगता है मेरी टाइमिंग लकीली बहुत अच्छी थी। बट बहुत बारी लक काम नहीं करता और आपने निकाली और वो ऊपर जाते जा रहा है, या आपने डाले और वो नीचे और भी जाते जा रहा है। बट एज लॉन्ग एज आपको लगता है कि आप नियर बॉटम के पास डाल रहे हो या नियर टॉप के पास निकाल रहे हो, इन योर माइंड आई थिंक यू शुड डू इट। वो रिग्रेट में आप रह नहीं सकते हो। मैं आई डोंट स्टे इन रिग्रेट। मुझे लगता है कि आज मैं कमा लिया, खुश हूँ, और अब यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं निकाल लूँगा। तो स्मॉल कैप में अभी वो समय आया नहीं है, बट जब लगेगा तो मेरा काफ़ी पैसा स्मॉल कैप में है, उस वक्त शायद ये प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। बट ये ना 90% टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, 10% टाइम ही आपको ऐसा मौका मिलता है जब आप कर सकते हैं। तो बट अदरवाइज जो हमारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 20 साल मैंने दिए हैं, दिन रात आप इसी चीज़ में हैं। आपके लिए, जैसे अगर आपका ये काम प्राइमरी काम नहीं है, तो आपके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपको सिंपल सजेशन देता हूँ, आप
एक ही दो मल्टी कैप फंड ले लो और एक ही दो फ्लेक्सी कैप फंड ले लो बस। 3 या 4 फंड अगर आप रखते हो तो उस पोर्टफोलियो में आपको 18-19 नहीं आएगा कभी, आपको शायद 12 से 14 के बीच में आएगा। बट अगर आप 15 साल बैठ सकते हो कुछ नहीं किए बगैर, तो आप 99% इन्वेस्टर्स को बीट कर जाओगे। और अगर हम चाहें तो उसमें स्टेप अप कर लेना, उसमें खाली स्टेप अप ही ही करते करना जाओ, है। अच्छा, स्टेप अप ही करते जाओ। नॉट एक विदाउट स्टेप अप, मतलब आप ये नहीं नहीं कह नहीं, रहे स्टेप अप तो करना ही चाहिए ना, वरना आप खाली 10,000 की उतने। एसआईपी चला रहे हो तो हाँ, वो आप भी तो उतनी इनकम बढ़ाते हो अपनी। इनकम बढ़ाते हो ना, तो सेविंग्स बढ़ानी चाहिए। स्टेप अप करो, उसी फंड में करो, चाहे वो खराब करें चाहे अच्छा करें। अगर आपके पास 4 फंड है ना, चारों कभी अच्छे नहीं होंगे, चारों कभी खराब नहीं होंगे, सबका एवरेज होगा। तो आप 12-14 बना लोगे, आप स्टेप अप कर रहे हो। और आपको एक चीज़ इसमें याद रखना है कि इसको मुझे जितना लंबा चला सकती हूँ मैं, उसको चलाना है। तब आपको मैंने बताया ना, पहले 15 साल में इतना रिटर्न था, फिर अगले 15 साल में फ्लेक्सी कैप में इतना आ गया, वो कॉर्पस आपको बनता है। तो ये अगर आप सिंपल तरीके से रखते हो, देखो जितनी चीज़ सिंपल रखोगे ना, उतना कम आपको वेरिएशंस करने की ज़रूरत है। जितनी आप पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेट बना लोगे, आपको उतना ज़्यादा इन एंड आउट करना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा छेड़खानी करोगे, उतना कम आपका रिटर्न बनेगा, क्योंकि बार बार आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, ट्रू। तो कंपाउंडिंग को तोड़ रहे हो आप। सर, आपने कोई इन्वेस्टमेंट आफ्टर कोविड करी है जब मार्केट थोड़े हाई रन पे ही हैं? आपने अपनी एसआईपी नई फंड्स कुछ चालू किए, हाँ, मैंने चालू लेट्स की से है। 22 में 23 के हाँ आस? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने 2-3 एसआईपी जो अभी चालू की है, वो अगेन बीइंग अ कॉन्ट्रा, मैंने एक इमर्जिंग मार्केट्स फंड है। अच्छा, हाँ। पिछले लास्ट 3-4 सालों में मैंने डाले हैं पैसे, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स पिछले 10 सालों में काम नहीं किए हैं। 2000 से 2010 के बीच में इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया था। 2010 से लेके 2020 तक डेवलप्ड मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया था। तो अभी, और यूएस अभी भी अच्छा कर रहा है। 2008 के बाद से 2025 पे आ गए हम, 17 साल का यूएस का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो अगेन मीन रिवर्जन आता ही है। जो चीज़ बहुत अच्छा की है वो अगले 10 साल में फिर एवरेज फ्लैट यस हो जाएगी। प्लेटूड हो जाएगी। इमर्जिंग मार्केट्स ने, जैसे यूएस ने बहुत अच्छा किया है, तो 17 सालों में इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत ख़राब की है। तो अभी 3-4 साल में मैंने, खास 3 सालों में इमर्जिंग मार्केट्स फंड हैं, उसमें मैंने डाले हैं। मैंने अब तक कुछ 15 लाख्स डाल दिए हैं एसआईपी करते करते। कब शुरू किया आपने सर? ये मैंने किया है, आपको मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ, 2022 में। 2022 में, तो 2.5 साल हो गए हैं। 15.5 लाख डाले हैं, उसकी वैल्यू लगभग 20 लाख है। 20% का कंपाउंडेड रिटर्न दिखा रहा है। हालांकि इट इज़ टू अर्ली राइट नाउ। मैं ये 2-2.5 साल का दो ढाई पीरियड को बहुत छोटा मानता हूँ। कम से ये आपने लमसम डाला था या ये आप वो कर रहे हैं, एस आई मंथली पी एस आई एसआईपी पी कर रहे हैं? ओके। क्योंकि देखिए, एस आई पी के एक और फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ क्या है। एस आई पी तो जब जाती है, जब मुझे लगता है कि अभी काफ़ी टूट गया तो मैं लमसम डाल देता हूँ। और मेरा एक नियम, मैं जनरली देखता हूँ कि मैंने जिस एन पे पैसा डाला, उससे अगर 5% और टूट गई है, देन आई गो इवन मोर एग्रेसिव, और मैं लमसम उसमें बढ़ा देता हूँ। एस आई पी जो जा रही है, जैसे ये चाइना फंड में मैं कर रहा हूँ, चाइना फंड में मैं पैसे डाल रहा हूँ। जैसे आज मैंने 10 लाख रुपए डाले, मैंने आपको वो एक एग्जांपल दिया था, जो 10 रुपए की एन पे मैंने 20 लाख डाले थे, और फिर वो और 8 हो 5 रुपए हो हाँ, गई थी। 5 रुपये। 5 रुपए जब फिर हो आपने गई थी, 40 डाल दिए थे, हाँ, आपने 40 कर दिया था उसको शायद। उसमें 40 कर दिया था। हाँ। तो जब 10 रुपए की थी मैंने 20 डाला, और जब 5-5.5 की एन थी तब मैंने 40 कर दिया। और आज की एन अब वापस वो 9.33 उसकी एन आ गई है। और आज की डेट में मेरे पूरे पोर्टफोलियो पे 12.5% का रिटर्न। लेकिन जो मैंने शुरू के 10-20 लाख डाले थे, उस पर आज भी -2% रिटर्न है। बट ठीक है, वो तो मतलब जो जो बीच में डाले हैं 5-5 रुपए की एन पे, उस सब पे रिटर्न आज 25% है। तो इसलिए वो एवरेज डाउन का मतलब बनता है। तो जब जब एन 5% से नीचे गिरती है, तो मैं और फर्दर टॉपअप करते रहता हूँ। अंडरस्टूड। तो वो फ़ायदा हो जाता है उससे। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि हमें लोग मार्केट्स देकर डिसीजन लेते हैं। आपको मैं जनरली बोलता हूँ, आपके पोर्टफोलियो की एन पे डिसीजन लीजिए। अगर वो 5%, 10%, 15% गिरी है, कई बार ऐसा होता है मार्केट 10% गिरे, आपके फंड टूटा ही नहीं है, तो फिर उसमें टॉपअप करके मतलब नहीं है। समझ गए। तो बहुत मैटर करता है वो चीज़ें। ट्रू। सो यही है। सो एक ही चीज़ मैंने इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पोर्टफोलियो है, ये काफ़ी एग्रेसिव है। और ये मेरा ये पोर्टफोलियो बहुत सारे फंड मैनेजर्स भी देखे हैं, और ये कहते हैं कि गजेंद्र, आपने जिस हिसाब से हैंडल किया है, बहुत कम अच्छे फंड मैनेजर्स खुद अपना ये पोर्टफोलियो, क्योंकि इवन फंड मैनेजर्स भी इंसान होते हैं। देखिए, फंड मैनेजर्स जब वो आपका पैसा मैनेज करते हैं ना, देन ही कैन बी इमोशनलेस। बट जब उनका खुद का पैसा होता है ना, तो वो डर जाते हैं।
तो जब एक फंड मैनेजर ने देखा, बोला गजेंद्र अच्छे से अच्छा फंड मैनेजर भी ये पोर्टफोलियो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डर जाता है अपने पैसों पे। कोविड में मेरा 10 साल का रिटर्न नेगेटिव था, बट मैंने ये सी चीज़ समझ लिया है कि ओवरऑल दिस इज़ द सेफेस्ट पोर्टफोलियो इन द वर्ल्ड। सी, इफ़ योर मनी इज इन टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो मुझे लगता है अगर ये 500 कंपनी जीरो होगी तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू जीरो होगा। ट्रू। बट 500 कंपनी जीरो होने का मतलब क्या है? खत्म ही हो इकोनॉमी जाएगा खत्म सब हो कुछ। गई, तो फिर रियल एस्टेट नहीं बचा, राइट? किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। तो और ये सारे कैपिटलिस्ट हैं, दीज आर कैपिटलिस्ट, दीज आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल ऑन द प्लानट, राइट? आज अंबानी है, अडानी है, टाटा बिरला, जो 200 साल से चल रहे हैं। तो कई बार मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकरप्ट हो सकती है, ये बैंकरप्ट नहीं होंगे। जब इनको लगेगा कि इंडिया बैंकरप्ट हो रही है, या अपना ऑपरेशंस कहीं और मूव कर लेंगे, एंड यू आर वन ऑफ देयर शेयर होल्डर्स। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी पावरफुल गेम। ओके, एंड ठीक है, आपका नुकसान भी हुआ तो 100 का डाउन साइड जीरो है, उससे ज़्यादा तो कहाँ जाओगे? वर्स्ट कम वर्स्ट, अपसाइड इज़ अनलिमिटेड। आज जैसे हम 100 करोड़ की बात करें, कल ये 1000 करोड़ भी हो सकता है, 10,000 करोड़ भी हो सकता है। तो इट्स द गेम दैट आई एम प्लेइंग इज ऑफ द टाइम गेम। अच्छा सर, आपने कभी अपना पोर्टफोलियो जैसे अगर आप वैसे तो आप आई डोंट नो आप घर लोगे या कभी या नहीं हाँ, लोगे या जैसे भी, करेक्ट। बट कभी आपने कोई बड़े गोल के लिए अपने पोर्टफोलियो में से पैसा निकाल के कुछ नहीं, किया हो? अभी तक। सी, थैंकफुली लाइफ में जब आप कंपाउंडिंग शुरू करते हो ना, आप भगवान से प्रार्थना करो 15 साल कोई ऐसे गोल कोई नहीं आए गोल हो जहाँ ही आपको ना। बड़ा निकालने की नौबत आए। क्योंकि अगर आपके बड़े, जब आप बड़ा निकालोगे ना, तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू नीचे गिर जाएगा, कंपाउंडिंग टूट जाती है। 20 साल अगर आपने कंपाउंडिंग दे दी, उसके बाद कोई भी गोल आए आपका। मैं अभी जैसे आपने घर लेने की बात की, और बहुत इंटरेस्टिंग मैं एग्जांपल देता हूँ। सो ये जो पोर्टफोलियो हमारे 3 भाई हम लोग जो मैनेज कर रहे हैं वो मिला के है, तो 55 का है। अगर हमें 3 घर लेने हैं, चर्च गेट एरिया जो साउथ बॉम्बे में बोलते हैं, 15 करोड़ का एक फ्लैट होता है, अच्छा फ्लैट, तो 45-50 करोड़ पूरे लगे, तो पोर्टफोलियो वैल्यू जीरो हो गई। अब जिस हिसाब से हम एस कर रहे हैं, और 6 साल में ये जो 50 CR इट कैन बिकम 150 CR। बिल्कुल। 6 years कंपाउंडिंग है, कुछ नहीं है। तो सोचिए 6 साल आपको वेट करना है, 6 साल बाद आप यही 3 फ्लैट आप खरीद सकते हो, चाहो तो। हालांकि मेरी ऐसी कोई इच्छा ये नहीं है। और उसके बाद भी आपका पोर्टफोलियो वैल्यू 100 CR रहता है। तो ये लॉजिक तो समझ में आता है कि 6 साल ही तो और वेट करना है। और 6 साल आप वहाँ रह रहे हो, उसी घर पे ही रेंट पे रह रहे हो, आप ऐसा नहीं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो कंपाउंडिंग को तोड़ना मतलब अर्ली इन द लाइफ, एक बार आपने तोड़ दिया, फिर आपको वापस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो फिर सर हम क्यों ऐसे गोल्स बना, मतलब जैसे लोग करते ही ये हैं अपने गोल्स पूरे करने के लिए, राइट? तो अगर मेरा गोल है कि मुझे शादी के टाइम ये निकालना है, तो फिर उस टाइम मैं रुक जाऊं कि कंपाउंडिंग हो रही है? नहीं, और उस खाली एक ही डिफरेंस है। देखिए, अगर मुझे कंपाउंडिंग तो ठीक करनी चाहिए, बट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शादी आ रही है तो करनी तो उसी वक्त पड़ेगी, एग्जैक्टली। आप रोक तो नहीं सकते हो। ट्रू। बट लोग आते हैं कि 22 में शादी करनी, आते हैं 18 में है मेरे पास। तो ना सर, आप पहले 18 साल सो रहे थे क्या? आप अगर बच्ची जिस दिन बॉर्न होती है, बेटा जिस दिन बॉर्न होता है, उस दिन उसकी पढ़ाई का गोल लो, उसी दिन उसकी शादी का लो। तो सिर्फ शायद आपको 5,000 रुपये महीने के डालने हैं, 10,000 रुपये डालने हैं, और आप करोड़ों रुपए की शादी कर सकते हैं, आप एडुकेशन कर सकते हैं। बट आप 18 में आ रहे हो तो आपको डालने भी 50 लाख पड़ेंगे, 20 लाख पड़ेंगे, और फिर 2 साल बाद आपको निकालना है। और जब मैं 2 साल के लिए डालूँ तो मैं रिस्क भी नहीं ले सकता। मैं 15 की जगह मैं 15 की जगह 8 वाले फंड में डालूंगा जहाँ वो उतना है, तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। टाइम इज जितना मुझे समय सेंस। आप ज़्यादा दोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा होता है। अच्छा, आजकल सर ये बहुत चर्चा में है और वो है मोमेंटम फंड्स। इसकी बहुत बात होती है, करेक्ट। आपने अपने पोर्टफोलियो में करा है इनको? नहीं, मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है मोमेंटम फंड्स, क्योंकि मोमेंटम भी एक स्ट्रैटेजी होती है, राइट? तो इंडिया में ये 2-3 सालों में ही अभी नई नई आई है, इसलिए हम सब एग्जैक्टली। बातें कर रहे हैं। बट अभी मैंने देखा है कि मोमेंटम पिछले 3-4 सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर चुकी है। तो अगेन आई एम ए कॉन्ट्रेरियन, अगर जो 3-4 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर चुकी है, तो स्वाभाविक ही अब ऐसा वक्त आएगा कि वो प्ले नहीं करेगी, कोई और स्ट्रैटेजी चलेगी। तो इसलिए मैंने अपना पैसा अभी उसमें नहीं डाला है। अभी मैं वही देख रहा हूँ स्ट्रैटेजी, हालांकि मैंने अभी तो कहीं नहीं डाला है, बट कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं, जैसे क्वालिटी एज ए स्ट्रैटेजी काम नहीं की है, तो मैं वहाँ डाल रहा हूँ अपना पैसा। एंड व्हाट अबाउट वैल्यू? वैल्यू 4 साल में बहुत प्ले आउट कर चुकी है, कर चुके तो आई एम नाउ वेरी केयरफुल विथ वैल्यू, आई एम वेरी केयरफुल विथ मोमेंटम। नाउ द टू स्ट्रैटेजीज इन माई माइंड, जो मुझे लगता है कि मीन रिवर्जन आने का चांस है, वो एक क्वालिटी है और एक लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी
जब मार्केट एकदम ऊपर रहता है ना, तो आपको लो वोलेटिलिटी फंड्स में डालने से क्या होता है कि गिरेगा तो आपके फंड्स काफ़ी कम टूटेंगे। तो ट्राई टू गो अगेंस्ट द मार्केट। तो ये लो वॉलेटिलिटी फंड्स मोस्टली लार्ज कैप्स होंगे, नहीं, इट कैन बी मिड कैप्स मिड कैप, मल्टी कैप ऑल्सो, मल्टी कैप बट विद इन मिड कैप वो डालेंगे लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में जिनका लॉन्ग टर्म पैटर्न लो वोलेटिलिटी रहे। तो जो स्ट्रैटेजी चल चुकी है 3-4 साल, आई ट्राई टू अवॉइड दैट। तो एक क्वेश्चन सर हमेशा जैसे लमसम वर्सेस एसआईपी Correct. होता है कि अगर मेरे पास आज 10 लाख रुपए हैं या Correct. 12 लाख रुपए हैं, यस, क्या और मेरे पास टाइम होराइजन है, हाँ, तो मैं लमसम कर दूं, यस। बेटर रिटर्न देगा? 100%, अगर आपने कुछ किया नहीं और आपके पास आज 10 लाख है, तो आज आप 10 लाख कर दो। हम्म, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे केस में आज की डेट में 80% मेरा पैसा एसआईपी के थ्रू जा रहा है, तो उसमें तो दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ, वो तो जा ही रहा है। 20% मैंने कैश में रखा है, कैश यानी लिक्विड फंड में। मैंने इसलिए रखा है कि ये 20% का करेक्शन आए। सो मेरा पोर्टफोलियो क्या है कि अभी एसआईपी, जैसे कल मार्केट उठा, तो आज जो एसआईपी कोई जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली कम भाव पे चली जाएगी, तो इसमें टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना शांति से काम करो, आपको अपना पोर्टफोलियो भी देखना नहीं है, मार्केट टाइमिंग भी नहीं करनी है। तो पहला 20% तक मैं मैनुअली कुछ नहीं डालूंगा मेरा पैसा, क्योंकि मेरा सब्सटैंशियल पैसा एसआईपी के थ्रू जा रहा है। ठीक है। 20% करेक्शन आया और आता ही है, हर 1 साल 2 साल में 1-2 बार आते ही है। आया तो मैं फिर मैनुअल डालना चालू करूँगा। सो 20% में सपोज 20% क्रॉस कर दिया, उस वक्त शायद मैं 30-40% पैसा डाल दूंगा अपना जो कैश पड़ा है। बाकी जो 20%, 20 का फिर 25 हो गया। मैंने आपको क्या होता है, हर 5% एनएवी फॉल पे तो मैं और एग्रेसिव करके बाकी सारा पैसा भी खत्म कर दूंगा। तो 20 से 30 के बीच में मैं अपना सारा का सारा पैसा डाल दूंगा। अब हो सकता है 30 के नीचे भी जाए, बट जनरली आपने 30 तक का प्लान किया कि इतना भी आ गया तो बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे केस में मेरा एसआईपी कर रहा है और मैं 20% का मैं एक वो कर रहा हूँ कि कौन सा सेक्टर, जैसे हो सकता है चाइना और गिरे तो मैं चाइना में डालूँ, ज़रूरी नहीं इंडिया में ही डालना है। तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी 20%। रखता हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें कैश होना चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम कैश इज किंग। कोविड में कैश वॉज किंग, राइट? मेरे पास थे तब डाल पाया, बट 80% पैसों पे दिमाग नहीं लगाता हूँ। बट ये तो मैं कर रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं अगर आपके पास 10 लाख है तो मैं आपको कहूँगा कि 8 लाख तो आप डाल ही दो, नहीं तो 2 लाख आप 20% रखो कि अगर आपको मौका मिले तो आप डाल देना। बट आप आपके पास 10 लाख है, आप सोचते हो कि मैं इसको 2 साल या 3 साल में डिवाइड करके डालता हूँ, आई डोंट थिंक इट इज सेंसिबल। क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट्स पे बुलिश हो, अगले 10-15 साल में आपको ग्रोथ दिख रही है, जितना आप वेट करोगे उतना हाई लेवल पे लेते जाओगे, मतलब आपको सस्ता नहीं मिलने वाला है। अच्छा, आप ईटीएफ्स नहीं करते? मेरा पैसा मैं ETF में नहीं डालता, मेरा पैसा ऑलमोस्ट 99% सारा एक्टिव फंड्स में है। ETF इज इंडेक्स फंड ना, मतलब इंडेक्स को कॉपी कर रहा है। मुझे पता नहीं, अभी भी ऐसा लगता है कि इंडिया में 5-10 सालों में एक्टिव फंड्स, खासकर मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में बेंचमार्क को बीट कर सकते हैं। अच्छे फंड मैनेजर्स अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं, और अगर वो 1% से भी बीट कर पाए तो ओवर ए 10 ईयर पीरियड दैट 1% अल्फा इज ऑल्सो बिग पर अभी तो सर ईटीएफ काफी चर्चा में भी है। हैं, लोग कर भी रहे हैं, पैसा भी बना तो रहे हैं। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कहूँगा, अगर आप किसी की एडवाइस नहीं ले रहे हो, खुद से कर रहे हो, तो आप ये जो मैंने जो बताया ना, ये आपके लिए कोई काम नहीं आएगा, जो मैंने मेरी लाइफ में किया। क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने जो किया मैंने बहुत समझ के किया है, इसलिए ये पोर्टफोलियो ऐसा दिख रहा कि है। उससे आई थिंक लेसन्स लेना इंपॉर्टेंट है, रादर देन वो वे ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करना। वो बहुत मुश्किल है। हाँ। इसके लिए आपको बहुत पढ़ना, 20 साल कम हमने पढ़ाई की है क्या, मतलब हर तरीके से। वॉरेन बफेट, अभी मैं मतलब अप्रैल में वॉरेन बफेट का अमेरिका में 1 हफ्ते का कोर्स करने जा रहा हूँ। Oh, nice. उनके लाइफ लेसन्स क्या हैं, उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्या सीखे हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लर्निंग पे। हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और वो उसका सब्जेक्ट भी नहीं है ये। True. तो आम इन्वेस्टर्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना पैसा 90% पैसा चाहे तो इंडेक्स फंड में डालो। जैसे मैंने आपको क्या बताया, अगर आप कोई 2 मल्टी कैप ले लेते हो या फ्लेक्सी कैप ले लेते हो, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है अच्छा है ये खराब है। मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप मोस्टली सारे फंड हाउसेस के बहुत सिमिलर रहेंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो यू विल बी बेटर ऑफ। आप बार बार यहाँ से निकाल के यहाँ करोगे ना, वो आप नुकसान कर जाओगे। रादर देन एक फंड में बैठे आप ये करोगे वो करोगे। तो इसलिए मैं इंडेक्स फंड बोलता हूँ, जितना सिंपल रखोगे आप इंडेक्स फंड में, आपको उसी फंड में टॉपअप करते जाना है। फिर आप ये नहीं देखोगे कि अभी मोमेंटम चल रहा है कि अभी लो वोलेटिलिटी चल रहा है, क्योंकि ये सब आपके समझ में आएगा ही नहीं, और आप हमेशा गलत एंट्री करोगे।
तो 90% इन्वेस्टर्स विदाउट एनी प्रोफेशनल एडवाइस दे शुड गो विथ इंडेक्स फंड्स और ETFs। से एक बात आती है दिमाग में, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस चलाती हूँ, तो अगर मेरे को पैसा इसमें डालना है और मैं ऐसी इन्वेस्टर हूँ ऑब्वियसली जिसमें मैंने डाल के छोड़ दिया, तो मेरा 12-13-14% की बिल्कुल रिटर्न इज़ व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल मेरे बिजनेस में वो अपसाइड और भी ज़्यादा है, 100%। तो मैं अपने बिजनेस में नहीं डाल के उसमें उतना ही पैसा कमा सकती। बिल्कुल आपको डालना भी चाहिए। अगर आपका बिजनेस अप ट्रेंड पे है, आप मेहनत कर रहे हो और आपको विजिबिलिटी दिख रही है, तो 80% जो आप पैसा कमाते हो शुड री इन्वेस्ट बैक इन बिजनेस। 80%, 20% को साइड करो। सारा पैसा बिजनेस में मत डालो, क्योंकि फिर आप बहुत बड़ा रिस्क कर रहे हो। सबसे बड़ा रिस्क है वो है की मैन रिस्क, आपका खुद का। आप हो तो बिजनेस चल रहा है, कल आप नहीं रहे तो क्या होगा? आपकी फैमिली भी है, डिपेंडेंट भी है। तो आपने अगर सारा पैसा बिजनेस में डाल दिया और फैमिली में कोई उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो ज़ीरो भी हो जाएगा। तो आप 20% ऐसे फंड्स में डालो। तो ये भी एक तरह के बिजनेसेस ही हैं, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो। 80% पैसा आप वापस इन्वेस्ट करो। तब तक करते जाओ जब तक आपको लग रहा है अपॉर्चुनिटीज है। जिस दिन आपको लगता है आपके बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं है, कम है, कंपटीशन बहुत आ गया है, अब वो मलाई नहीं रही है, वो बात नहीं रही है, 80 का 70 करो, 70 का 60 करो, 50 करो, 40 करो। और वहाँ 30-40 करते रहो, मतलब वो एक 20 तरफ को यहाँ बढ़ाओ। बढ़ा दो और वहाँ घटा दो, क्योंकि पहले आपकी एक्टिव इनकम यहाँ से आ रही थी, अब आपकी पैसिव इनकम बढ़ जाएगी। तो वो समझदारी करनी। आज जैसे मेरी एक्टिव इनकम अच्छी है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो मेरी एक्टिव इनकम है, तो मैं वापस बिजनेस में डाल रहा हूँ। और जितना बचता है मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। एक लेवल आएगा मेरी एक्टिव इनकम कम होगी, क्योंकि आप थक जाओगे ना, तो फिर आपको ये कमा के देगा। एंड जो सैलरी वाला है वो फिर अपने खर्चे और नीड्स को देखते हुए, देखते हुए सबसे पहले उसको, लेकिन 100 रुपये कमाता है हाँ, और उसको लगता है कि मेरे खर्चे 70 रुपये हैं, तो 30 रुपये की SIP आप करो। बट SIP पहले जानी चाहिए, खर्चे बाद में जाना चाहिए। अच्छा, उल्टा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि SIP मंथ एंड में जा रही है और खर्चे हो रहे हैं। पता चला कई बार आपने ओवर स्पेंड कर दिया, तो और SIP SIP बाउंस कम हो कर जाएगी। दी। अगर आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है, तो 5 तारीख तक आपकी SIP चली जानी चाहिए। फिर आप ये देखो कि मेरे अकाउंट में 70,000 रुपये बचे हैं, तो आप उसको खुलकर खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ। ये समझदार स्ट्रैटेजी है। सर, गोल्ड पे आपका क्या व्यू है? अब गोल्ड हमेशा इंडिया में बुलिश रहा है यस, एंड एवरीवन इज बुलिश ऑन गोल्ड, करेक्ट, और अब तो लोग कह रहे हैं कि 1 लाख टच कर सकता है इस साल में। बिल्कुल। तो गोल्ड, यू थिंक पीपल शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड, चाहे ETF हो चाहे फिजिकल हो? हाँ, सो अगेन, सो मैं 2 तरह के आंसर देता हूँ। पहले एक नॉर्मल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। नॉर्मल इन्वेस्टर को 15-20% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड में रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गोल्ड ने भी अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में दिया है। गोल्ड का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, बिकॉज वो इंडियन रुपीज़ में है, हर साल इंडियन रुपीज़ 3-4% डिप्रिशिएशन होता है डॉलर, वो फ़ायदा भी आपको मिल जाता है। तो एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी 15%, 20% तक आप गोल्ड में रख सकते पर हैं। अभी भी अगर हम गोल्ड में अब डालना शुरू करें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं क्योंकि पड़ता है, अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जनरली ये ट्रेंड रहेगा। ठीक है। बट टुडे आई हैव ज़ीरो एक्सपोजर टू गोल्ड, और आज तक मैंने लाइफ में कभी गोल्ड पे एक्सपोजर लिया नहीं ठीक है। है। बट मैंने लास्ट 3-4 साल में मेरा व्यू चेंज किया है कि गोल्ड इज ऑल्सो एन एसेट क्लास, इक्विटी इज ऑल्सो एन एसेट क्लास। जिस दिन इक्विटी यहाँ होगी और गोल्ड यहाँ होगा, उस दिन मैं बहुत सारा पैसा इक्विटी से निकाल के गोल्ड में, ऐसा होगा? हो सकता है, होता है। इनफैक्ट कई 90% टाइम ऐसा ही होता है कि जब इक्विटी अच्छा करती है तो गोल्ड अच्छा नहीं करता है, और जब कोई क्राइसिस आती है तो इक्विटी खराब करती है तो गोल्ड बहुत अच्छा करता है। गोल्ड में ऐसा ही हुआ था, इक्विटी बहुत टूट गई थी, गोल्ड बहुत ऊपर चला गया था। इस बार अगर अभी फिलहाल, लेकिन 2024 एंड में इक्विटी भी यहाँ है, गोल्ड भी यहाँ है, ट्रू। बहुत चले हैं, तो अभी सही समय नहीं है, तो अभी मैं इक्विटी में ही डालूंगा। बट कई बार मुझे एक लगेगा कि दोनों में बहुत फ़र्क आ गया है, इक्विटी यहाँ है, गोल्ड यहाँ है, उस वक्त मैं 30-40-50% पैसा निकाल के टैक्टिकली, गोल्ड में भी जो मैं डाल रहा हूँ, देखिए मेरा इक्विटी ऑलवेज रिमेन स्ट्रैटेजिक एलोकेशन, गोल्ड विल बी अ टैक्टिकल। जब गोल्ड ऊपर आ जाएगा इक्विटी, तो मैं सारा पैसा वापस निकाल के कर लूँगा। सो विद इन इक्विटीज आई ट्राई टू प्ले टैक्टिकल कॉल इन कंट्री वाइज, सेक्टर वाइज, राइट, एंड विद इन एसेट क्लास अगर मुझे लगा तो इक्विटी विल ऑलवेज रिमेन स्ट्रैटेजिक, गोल्ड और एनी अदर एसेट क्लास विल रिमेन टैक्टिकल। तो जब गोल्ड थोड़ा गिरेगा, जब भी आगे जब भी। चल के, तो आपको लगता है लोगों को अपना थोड़ा सा मनी वहां भी ओ डाइवर्ट या काफी कर देना चाहिए, जब 100%, तक वो वापस इट विल कम बैक, इट वो विल तो कम आएगा। बैक, क्योंकि वो मतलब घूम फिर के सब एवरेज आते ही हैं वापस। ग्रेट। ठीक है सर, आई थिंक काफ़ी हमने चर्चा कर ली है, एंड आई थिंक व्हाट अ लर्निंग सेशन। मुझे लगता है पूरी चर्चा में ना सिर्फ आपके पोर्टफोलियो के नंबर्स ही याद रहे कि ये फंड अभी इतना था, ये इतना हो गया। आई थिंक नंबर्स वो जो छाप छोड़ जाते हैं, डेटा,
डेटा और डेटा से जो लेसन्स हमने lessons. सीखे हैं, एक एक फंड से हमने ये बहुत यूनिक तरीके से आज कोशिश की कि एक एक जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे क्या लेसन मिले, और हर फंड की एक अपनी स्टोरी है और बहुत कुछ सिखाता है कि आप दो फंड को कंपेयर मत करो, पेशेंस रखो, जो नंबर 1 था वो नंबर 29 भी होगा, राइट? क्रैश आता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। तो अगर ये 4-5 लेसन भी अगर हम सीख लिए और उसमें से एक लेसन भी आप अपने नेक्स्ट क्रैश में अप्लाई कर लिए, तो और वो चल जाए। और वो चलेगा तो सही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे, क्योंकि ये सब सारी टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजीज हैं, ये कोई मैंने नई नहीं सीखी हैं। तो आई थिंक यू विल बी डूइंग वेल। आई थिंक टाइम इज द एसेंस, बस आपको ये टिके रहना है। सबसे बड़ा मतलब डेल्टा है ये, इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो इसे क्विक रैपिड फायर करते हैं, देखते है। हैं आप रैपिड कितने क्वेश्चंस फटाफट से आंसर बिल्कुल। करते हो, एंड आप इसमें से चूज वन करना। ठीक है। तो ये तो मुझे इसका आंसर ऑलरेडी पता है, पर स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट। हाई रिस्क ग्रोथ स्टॉक्स या फिर स्टेबल डिविडेंड स्टॉक्स? हाई रिस्क ग्रोथ स्टॉक्स। ये पर्सनली आपके लिए मुझे मेरे लगता है। पर्सनली बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। इंडेक्स फंड्स या थीमेटिक ईटीएफ्स? थीमेटिक ETFs। म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट इक्विटी? म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग? एक्टिव। इंटरेस्ट रेट राइजिंग या फॉलिंग, आपको क्या लगता है बेटर होता है? इंटरेस्ट रेट्स फॉलिंग इज बेटर बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकम्स लो, तो फिर एसेट क्लास कैन गो टू एनी बढ़ लैंड। जाता है, राइट? हाँ। फ्यूचर मार्केट या स्पॉट मार्केट? नीदर। एसआईपी लमसम? लमसम। अच्छा, एआई ड्रिवन फाइनेंशियल एडवाइजरी या आपको लगता है कि हमेशा ट्रेडिशनल वेल्थ मैनेजर्स? ट्रेडिशनल वेल्थ मैनेजर्स। ट्रेडिशनल वेल्थ मैनेजर्स, बट यू थिंक एआई कैन? Yeah, AI will help. AI cannot replace human beings, but AI will aid you in the process. And finally, money is a very emotional thing. I don't think we have reached a stage where AI can help you emotionally think or manage. Let's see what future has in store for us. टेस्ला या अमेजोन? Tesla. टेस्ला। रीजन? I think that, see, it's owner driven. That owner is very maverick, and the people who वैसे जेफ बेजोस भी उतने ही विजनरी हैं, बट ही इज इवन मोर मैवरिक, एंड मैवरिक पीपल चेंज द वर्ल्ड, दे थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे। मतलब टेस्ला वाज अ गेम चेंजर, एंड अमेजोन, एंड अभी वो मार्स की बात कर रहे हैं, अभी वो क्या क्या बात कर रहे हैं। टेस्ला थोड़ा न्यू एज, नेक्स्ट स्टेज है अब, नेक्स्ट स्टेज इसलिए, है, हाँ। एंड दे मतलब दे चेंज एवरी पैराडाइम। मतलब यूएस डॉलर या यूरो, आप कौन सी करेंसी पे लॉन्ग टर्म बेट करते हो? डॉलर्स। डॉलर। यस। चाइना इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी, क्या एक्साइट करती है अभी आपको? एट दिस स्टेज आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट चाइना इकोनॉमी। अच्छा, वाओ। ग्लोबल इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, आपको क्या लगता है बिगर रिस्क है? डिफ्लेशन। टेक स्टॉक्स यूएस में या टेक स्टॉक्स एशिया? यूएस। आपने चाइना की इन्वेस्टिंग बात की, बहुत लोग इन्वेस्टिंग इन लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की भी बात करें। हाँ। इन दो मार्केट्स में आपको क्या लगता है क्या है? सो अभी तक इंडिया में एक्सपोजर आया नहीं है इतना, आई एम वेटिंग, बट आई वुड प्रेफर अफ्रीका। अगर नेक्स्ट ग्लोबल क्राइसिस कोई आता है तो आपको क्या लगता है डेवलप्ड से आएगा या इमर्जिंग मार्केट से आएगा? डेवलप से आएगा। आपकी फेवरेट बुक ऑन इन्वेस्टमेंट? साइकोलॉजी ऑफ मनी। एप्पल या एंड्रॉयड, विच टेक इकोसिस्टम? एप्पल। एप्पल। रिस्क टेकर या कंजर्वेटिव? रिस्क टेकर। कंपाउंडिंग वेल्थ या कंपाउंडिंग नॉलेज? नॉलेज। नॉलेज। एनी डे। विच विल हेल्प यू इन कंपाउंडिंग वेल्थ? वेल्थ इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, नॉलेज है तो हम हमेशा हमारे फील्ड में कहते हैं, देखिए लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं, क्योंकि सारी ज्ञान वो नॉलेज से ही हमने ये वेल्थ बनाई है। तो आप सरस्वती जी को फॉलो करोगे तो लक्ष्मी जी अपना आप आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड आई थिंक मेरे लिए भी काफ़ी नॉलेजेबल रहा है। मैंने भी काफ़ी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी ना लेट ही शुरू करी, बट आई एम होपिंग कि मैं उसको कवर अप करके अपने गोल्स को उस हिसाब से पूरा कर पाऊँगी। एंड मैं ऑडियंस को भी कहूँगी, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, या आप चाहते हैं कि सर कोई फंड्स को डिकोड करे और हम मे बी पैटर्न समझे फंड्स की कैसे होती है, स्मॉल कैप की पैटर्न कैसे होती है, रोलिंग रिटर्न्स क्या होता है, हमने काफ़ी चीज़ें इसमें अभी नहीं टच की, क्योंकि मुझे लगता है आपने इसके बारे में बहुत बात की है, और बहुत वास्ट सब्जेक्ट भी है, पर वी कैन डू अ पार्ट 2, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखिएगा। अगर आप ये जब
ये सब चीज़ें समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड जब सेलेक्ट करते हैं तो फिर कैसे कंपैरिजन्स होते हैं, क्या चार्ट्स होते हैं, क्या देखना चाहिए, ये एक अलग ही मास्टर क्लास हो जाएगी। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप प्लीज़ पार्ट 2 लिखिए कमेंट सेक्शन में, एंड वील ट्राई एंड गेट सर अगेन। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच सकती। जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में फ्रेंड्स हैं जो शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं और कैसे उसको डाइवर्सिफाई करें वो जानना चाहते हैं, तो आप ये पॉडकास्ट उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आई थिंक बहुत ही वैल्यूबल है और वो ये लेसन शायद अपनी जर्नी में भी लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।